ये मानव के लिए शो नहीं देता, ये मानवतावादी व्यवहार नहीं है। ऐसे तमाम चीजें आपने न्यूज में, टीवी में देखी होंगी, सुनी भी। ध्यान दिएगा कि कुछ दिन पहले का एक प्रकरण था मुंबई का, एक बेटा जो बाहर फोन पे फोन करता था अपनी मदर को और उनका हालचाल जान लेता था, लेकिन उसके बाद उसकी मदर की डेथ हुए 1 वर्ष हो गए और वो 1 वर्ष तक आया। आप देखिए कौन सा भाव यहाँ विकसित हुआ। क्या टेक्नोक्रेसी, क्या ई रिसोर्सेज, क्या ऐसी भावना विकसित कर पाने में सक्षम होंगे जब हम पहले ही इन सब चीजों के दौर से गुजर रहे हैं। और तमाम लोगों से मेरे को मिलता है, सुनते भी हैं अदा कदा, कि शिक्षा में मूल्यों का अभाव है। तो 2 बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि शिक्षा में का अभाव है। क्यों? लोग कहते हैं मूल्य परक शिक्षा, मैं एक उल्टी बात करता हूं। ये मूल्य परक शिक्षा मूल्यों की शिक्षा देती है या शिक्षा के मूल्य बताती है? आप देख लीजिए, ये शिक्षा के मूल्य बताती है या मूल्य परक शिक्षा देती है? ऐसे तमाम उदाहरण हैं आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैंने कहा कि भाई सत्य बोलो, भाई ईमानदार होना चाहिए। आप किसी डायरेक्ट मेजरमेंट करिए, किसी से भी पूछिएगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करिएगा, तब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि मैं ईमानदार नहीं हूं। ऐसे कुछ प्रसंग स्टोरी के माध्यम से एक शिक्षक अपनी कक्षा में सुनाता है और विद्यार्थियों पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हम कहते हैं सदा सत्य बोलो, हम कहते हैं अपने कार्य में ईमानदारी बरतनी चाहिए, पारदर्शिता बरतनी चाहिए। इसका ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? इसको मेजर कैसे करेंगे? विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचेगा? क्या एक कॉन्सेप्ट बता देने से व्यक्ति सत्य बोलेंगे या कॉन्सेप्ट कह देने से उनमें मूल्य की पढ़ाई हो जाएगी? जैसे कहा जाता है कि मूल्यों को पढ़ाया नहीं जा सकता। मूल्यों को तो इनकल किया जा सकता है। एनवायरमेंट कौन क्रिएट करेगा? सोसाइटी करेगी, फैमिली करेगी, स्कूल करेगा, कॉलेज करेगा, यूनिवर्सिटी करेगा। सोसाइटी कौन होगी? फैमिली कौन होगी? स्कूल कौन होगा? आप स्कूल तो मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। চাঙ্গো নিচ্ছি তো, উপরে যাচ্ছি। इसीलिए कहा भी আমার जाता গামছা है উপরে না कि स्कूल इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। जैसा सोसाइटी ऐसा स्कूल, और जैसा स्कूल ऐसा सोसाइटी, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। मैं मूल्यों की बात से आया तो हमने कहा सदा सत्य बोलो, हमने कहा कि ईमानदारी होनी चाहिए। स्टोरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैंने इतना कह दिया कि सत्य बोलो। मैंने कहा कि मैं करना चाहता हूं, मैं आपको इवेलुएट करना चाहता हूं, अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन इवेलुएट करना चाहता हूं। पूछा विद्यार्थियों को कि आप बताएं कि भाई साहब आप ईमानदारी बरतते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं? सारे व्यक्तियों ने कहा जी हाँ सर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रसंग एक प्रसंग का जब हमारा मेथड था टेलिंग, डूइंग, शोइंग, जब हम ब्लेंडेड लर्निंग पर ई रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं डूइंग में प्रॉब्लम आएगी। सुना तो सकते हैं। एक प्रसंग है इसी के लिए। राज्य था, उस राज्य में नैतिकता, भ्रष्टाचार, बेईमानी ये सब हो रही थी। तो राजा ने अपने जो सलाहकार, एडवाइजर, जो मंत्री थे, उनसे कहा कि ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक दिन प्रजा के बीच में जा पूछते हैं कि भाई ऐसे कौन लोग हैं हमारे यहाँ जो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो अनैतिकता करते हो, जो ईमानदारी ना बरत।
तो उन्होंने ऐसे डोर टू डोर सर्वे किया, सारे लोगों से पूछा कि बताइएगा इसके बारे में, आप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। तो उस राज्य की उन सीमाओं में या उस परिसीमा विशेष में राजा के ऑब्जर्वेशन में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं ईमानदारी नहीं बरतता। सबने कहा जी मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। ठीक है, उन्हें अपने महामंत्री को कहा कि साहब ये कैसे अब हो, सारे लोग तो ईमानदार हैं और उसके बाद भी मेरे राज्य में ये सब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका हम पता लगाते हैं क्यों कितने लोग ईमानदार हैं और कितने लोग ईमानदार नहीं है, कितने लोग ट्रांसपेरेंटली अपना वर्क करते हैं और कितने लोग नहीं करते हैं। तो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का पता कराते हैं। हम वैल्यूज की बात करते हैं, वैल्यू भी एक ऑनेस्टी की कैटेगरी में आता है, ट्रांसपेरेंसी उसी में आता है। तो उन्होंने घोषणा कराई कि महामंत्री ने सलाह दी राजा को कि एक घोषणा कराइए कि राज्य में इस अमुक कुएं का पानी सूख रहा है, सूख गया है, तो यदि इस कुएं में दूध डाला जाए तो इसका पानी का स्रोत पुनः रीस्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने घोषणा कराई कि हर व्यक्ति अपने घर से एक एक लोटा दूध लाएगा और इस कुएं में डालेगा, और जब सारे लोग डाल देंगे और ये कार्य रात के अंधेरे में करना, सब लोगों को करना। तो ठीक है, घोषणा हो गई, स्टार्टिंग हो गई। अब देखिएगा थॉट का खेल देखिएगा और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का थॉट खेल देखिएगा, उनकी बिलीफ्स कैसे विकसित हुए ये देखिए। एक व्यक्ति ने सोचा कि अरे यार इतने तमाम लोग एक एक लोटा दूध डालेंगे इस कुएं में, अगर मैं एक लोटा दूध नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ठीक है, रात के अंधेरे में तो वैसे ही जाना है, तो मैं लोटे में दूध ना ले जाकर पानी ले जाऊंगा। जैसा उस व्यक्ति ने थिंक किया, ऐसा ही दूसरे व्यक्ति ने भी थिंक किया, ऐसा ही तीसरे व्यक्ति ने भी थिंक किया और ऐसा ही चौथे व्यक्ति ने थिंक। इवन उस राज्य के तमाम लोगों ने ऐसा ही थिंक किया। हर व्यक्ति अपने घर से गया, एक लोटिया ली और उस लोटे में पानी लिया और उस कुएं में डाल दिया, और ऐसे से करके उस राज्य के तमाम लोग एक एक लोटा पानी उस कुएं में डाल के आ गए। सुबह हो गई, एक व्यक्ति हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो मेरा अनम्यूट करना। हेलो, आवाज आ रही है सर, आवाज आपकी आ रही है। जी जी। सर तो उस व्यक्ति ने कुएं में अपना वो आया और वो खड़ा रहा। जब महामंत्री और उस राज्य के जो राजा थे वो आए देखने के लिए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई कैसे खड़े हो तुम? कह रहा है जी आपके इंतजार में खड़ा हूं। कह रहे बताओ क्यों? कि वो मैं आपको एक टॉक बाद में करूंगा, आप सबसे पहले जिस घटना को देखने आए हैं उसको देखिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने जाकर के देखा तो उस कुएं से पानी निकलवाया। पानी निकलवाने के बाद उन्होंने देखा कि उस कुएं में तो एक बूंद भी दूध नहीं आया, पानी ही पानी था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने अपनी घटना का अवलोकन कर लिया, उसका निरीक्षण कर लिया, अब बताइए आप क्यों खड़े हैं? महाराज मैं तो एक लोटे में दूध लाया था और ये दूध आपको दिखा के डालूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको पहले डाल जाता तो आपको ये जज करना भी मुश्किल होता
कि अगर कोई 1 लोटा दूध डाल के गया है तो वो कौन है? आप थिंक करिए। ये एक प्रसंग है जो अगर एक टीचर अपनी क्लास में ये सुनाएगा विद्यार्थी को तो उसका एक प्रभाव अलग होगा। लेकिन ये बताना कि भाई ईमानदारी बरतिए, सत्य बोलिए, इसका प्रभाव अलग होगा। मेरा जो कहने का आपको तात्पर्य था वो यही था कि हम उस ज्ञानात्मक स्तर का, वो ज्ञान प्राप्ति होगी, वो अवेयरनेस प्राप्ति होगी, लेकिन हमारा जो भावनात्मक स्तर है, जो हमारा वो कौशलात्मक स्तर है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो लोअर लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तो हम अचीव कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे हाई लर्निंग ऑर्डर के ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ई रिसोर्सेज के माध्यम से अचीव करने में समस्या होगी, या वो कौशल उतनी कुशलता के साथ विकसित नहीं होंगे जितनी आवश्यकता है, या वो जितनी प्रभावशीलता के साथ विकसित होने चाहिए थे उतनी प्रभावशीलता के साथ विकसित होने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये आपको चर्चा कर रहा था कि ठीक है रोड मैप बने, पर रोड मैप बनाते समय इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाए कि हमारे पास एक एकेडमिक एसोसिएट्स हों, एक हमारे पास इस तरह के टेक्निकल एसोसिएट्स हों, और फिर इन दोनों की मिक्सिंग हो। जब इसको हम मिक्स्ड करें तो कहीं ना कहीं हमें ब्लेंडेड लर्निंग का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनकी पूर्ति होते हुए दिखेगी या उनको अचीव करते हुए हम दिखेंगे। मैं फिर वहीं पर जा रहा हूं कि टेक्नोक्रेसी के युग में हम ये उद्देश्य तो प्राप्त करेंगे, लेकिन ये सामाजिक कुशलता, सामाजिक समरसता, सामाजिक सामंजस्यता, हम ये सब सिखाएंगे कि आसमान की दूरी कैसे पी जाएगी, आसमान में कैसे उड़ा जाएगा, लेकिन ये कैसे सिखाएंगे कि एक मानव का एक मानव के साथ क्या व्यवहार होगा, एक मानव पर किस ढंग से विचरण करे, वो भाव कैसे विकसित होगा। वो भाव को विकसित करने के लिए हमको उस ट्रेडिशनल क्लासरूम की आवश्यकता होगी, वो फेस की आवश्यकता होगी। इसीलिए मैं कुछ 2-3 पॉइंट बोलूंगा। जो ऑनलाइन टीचिंग या ई रिसोर्स टीचिंग थ्रू ई या ऑनलाइन टीचिंग के कंपैरिजन में जो विद्यार्थियों की ओपिनियन है वो कहते हैं कि सर हमें ई या ऑनलाइन टीचिंग इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल टीचिंग और फेस टू फेस टीचिंग बोरिंग लगती है। और उसका बोरिंग लगने का कोई और कारण नहीं है, सिर्फ यही कारण है कि वहां पर फेस टू फेस टीचिंग में टीचर उसमें कुछ प्रसंग जोड़ता है, कुछ एग्जाम्पल से जोड़ता है, और एग्जाम्पल के साथ साथ वो कुछ शो करता है, कुछ विद्यार्थियों से कराता भी है, तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। टीचर का वॉकिंग स्टाइल, उसके जेस्चर, पोस्चर, फेस एक्सप्रेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब उसको इंटरेस्ट। दूसरा, ई रिसोर्सेज, मैं दूसरी मैं आपसे डिस्कस कर भी चुका हूं, तो टेक्नोलॉजी की है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी आपके संपर्क में आए होंगे और मुझको भी बड़ी हैरानी हुई जब हम लोगों ने अपने एमफिल और एमएड की क्लासेज ली, तो जब मुझको ये हैरानी हुई कि हमारी क्लास के भी 1-2 विद्यार्थी हमसे गूगल मीट पे इसलिए नहीं जुड़ रहे थे कि या तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे या उनके गांव में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आ रहा था। तो मैंने आपसे जो कहा था कि एक नॉलेज में गैप भी होगा और ये गैप एक आइसोलेशन क्रिएट करेगा, कि एक ऐसे ग्रुप हमारे पास होगा जिन पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होंगी, बट एक ऐसा ग्रुप होगा जहां ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी,
तो उसको तो ओपन की उपलब्धता नहीं होगी। तो इसको, इन टेक्निकल डिफिकल्टीज को कैसे एनकाउंटर किया जाए, इसके लिए मैं टेक्निकल एसोसिएट्स की आवश्यकता होगी। दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है, ये बड़ी अच्छी बात है कि ब्लेंडेड लर्निंग में कुछ ऑनलाइन क्लासेज होंगी, कुछ समय आपके ट्रेडिशनल होंगी। विद्यार्थी ये भी प्रश्न करते हैं कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइसेज हैं, उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाए, उसके स्किल किस तरह से एक्वायर कर। और वो कहते हैं कि अगर जब तक हम ऑपरेटिंग ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो उनको नहीं एक्वायर कर सकते। एक प्रॉब्लम इस तरह की भी ऑब्जर्वेशन है, विद्यार्थियों को का ओपिनियन मिला कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नीड टू टॉक टू टीचर्स व्हेन दे फील द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, बट through e-resources it cannot be possible during online teaching। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अभी जैसे अभी हम इस वेबिनार में बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, लेकिन ये संभव नहीं है कि उनको जो क्वेरी आ रही होंगी डायरेक्ट मेरे से जुड़ सके। अब क्या होगा, या तो चैट बॉक्स में क्वेरी लीजिए, व्हाट्सएप पे क्वेरी लीजिएगा, मेल पे क्वेरी लीजिएगा, लेकिन जो एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फेस टू फेस टॉक में वो एक प्लेजर फील होता है, वो चैट बॉक्स में डाले पे नहीं होता। ये एक स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन है। एक और भी प्रॉब्लम है, विद्यार्थी ऑब्जर्व भी किया है और विद्यार्थियों का टॉकिंग भी है, उन्होंने एक्सपीरियंस को शेयर भी किया है। स्टूडेंट्स कैन नॉट प्रैक्टिस विदाउट फेस टू फेस और पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन बाय द टीचर्स। अच्छे से थिंक कर सकते हैं। अब खुद देखिएगा, जैसे हमारे यहाँ माइक टीचिंग, अगर उसका सुपरवाइजर का पार्टिसिपेटरी सुपरविजन नहीं है तो क्या सजेशन? अब विद्यार्थी तो जो फॉर्मेशन विद्यार्थी में है वो तो उस तरह से एक्ट और एक्टिविटी करेगा, लेकिन क्या उसको उस तरह का प्रॉपर सुपरविजन ई रिसोर्सेज के माध्यम से किया जाना संभव है, या उसकी हैंडलिंग पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो टेक्निकल एसोसिएट्स इसकी संभावनाएं तलाशें कि वो कैसे पॉसिबल होगा। एक प्रॉब्लम और भी कई बार फेस करते हैं, स्टूडेंट कैन नॉट टेकिंग डिसीजन some difficulties or difficult problem properly without consulting or assist of teachers और supervisor। तो ये भी है कि किस तरह से तो प्रॉपरली सुपरविजन प्रोवाइड हो। तो ये शॉर्ट में मैंने कुछ जो चैलेंजेस हैं उधर हेड पे से दूसरी वाली लीड लगा दियो। ये जो चैलेंजेस आएंगे हमारे सामने, जो चुनौतियां उनको टीचर और हमारे टेक्निकल एसोसिएट कैसे रिमूव करें, जिससे
हम ब्लेंडेड लर्निंग का एक अप्रोप्रिएट रोड मैप तैयार कर सकें, क्योंकि टीचर को भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। स्टूडेंट्स को ऑन कैसे वो मोटिवेट कर, उनकी प्रोग्रेस को टीचर कैसे ट्रैक करे, उसका ट्रैकिंग कि विद्यार्थी वो सब सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा, जो ज्ञान आपने यहाँ से किया है तो कितना लर्न कर पाया है, इंटरलाइज करके है या अंडरस्टैंड करके। देखिए, दो बातों में मैं डिफरेंस कर रहा हूं। आपके पास दो विद्यार्थी हैं, एक उस ज्ञान को मेमोराइज किया है, उसने जो ज्ञान आपने इम्पार्ट किया है उसको उसने मेमोराइज किया, उसका मेमोरी बड़ा शार्प है, बड़ा स्ट्रांग है, उसका रिटेंशन पावर बड़ी अच्छी। भी आपके एग्जाम में 80 मार्क्स गेन किए, एक विद्यार्थी ने आपके उसी कॉन्सेप्ट, उसी ज्ञान, उसी नॉलेज को समझ करके, अंडरस्टैंड करके 80 मार्क्स गेन किया है। और आपके पास अगर दोनों को दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इन दोनों में who will be better, who will be better, इन दोनों में कौन अच्छा, तो देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, ये आपने थिंक करना है। तो कीप ट्रैक ऑफ देयर प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को ट्रैकिंग कैसे हो, और ऐसे करके ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पुअर कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, अवेलेबिलिटी, ई रिसोर्सेज, एपरेटस, डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, इन सब विचार करना होगा यहाँ पर, और तभी इसकी संभावना अच्छी हो सकती है। और जबकि जान भी रहे हैं कि भारत में इस तरह की एक ह्यूज क्राइसिस या प्रॉब्लम, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है, एपरेटस नहीं है, ये इन सब इस तरह की प्रॉब्लम्स को करके एक रोड मैप तैयार किया जाए। और यहाँ मैं अभी अपनी बात को समाप्त करते हुए थोड़ा सा और हिंट करूंगा कि हमारे ई रिसोर्स ब्लेंडेड लर्निंग के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, ऑनलाइन उसके एक विकल्प के रूप में, उसके कंप्लीमेंट्री के रूप में काम कर सकती है। लेकिन हमारे ट्रेडिशनल लर्निंग का ये फेस टू फेस लर्निंग को रिप्लेस नहीं कर सकती, नॉट रिप्लेसिंग बाय ई रिसोर्सेज और बाय ई लर्निंग के द्वारा उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसका सपोर्टिव हो सकता है, उसका सप्लीमेंट्री हो सकता है, उसका कंप्लीमेंट्री हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर विचारणीय प्रश्न है। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और पुनः सभी श्रोतागण, स्टूडेंट्स, टीचर एजुकेटर्स, टीचर्स, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स, ऑर्गेनाइजर्स और दूसरे स्पीकर्स, डॉक्टर दिव्या तनवार, डॉक्टर संजीव कुमार, आप सबको थैंक्स, क्योंकि आपने पेशेंसली मुझे सुनना और अपने गुड विशेज के साथ कि हमारा वेबिनार सफल हो और सारे लोगों को इससे के लिए फ्रूटफुल हो।
इन्हीं सब बातों के साथ दोबारा सबको धन्यवाद अदा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत। थैंक यू। डॉक्टर भारद्वाज सर। जी सर, आपका छोटा भाई संजीव बोल रहा था। जी सर वाकई सुन रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आ गया सर, बड़ी इच्छा थी आपको सुनने की। सर। थैंक यू आपका भी सर। धन्यवाद सर, आपने पेशेंसली सुना। नहीं सर, मेरी तो सर बड़ी लंबी जिज्ञासा थी, इस माध्यम से पूरी हुई। मैं तो संस्था को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मंच दिया जहां मैं आपको सुकून से सुन पाया सर। थैंक यू सर। लेकिन थैंक यू सर। ये ऑनलाइन ऑनलाइन मोड प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिवली ना तो सुनने देता है ना सुनाने देता है, इंटरप्ट करता रहता है और उसकी तारतम्यता टूट जाती है। और वो जो तारतम्यता टूटती है फिर उससे डर लगता है कहीं लोग आलू को भालू न समझ बैठे कि आपने आलू को समझ में आया कि भालू कहा है। तो ऐसा ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे तमाम प्रसंग है। जी ओके सर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। Thank you, sir, for guiding us with your motivational views in today's seminar. Now, it is my great pleasure to invite Professor Divya Tawar, Director, Sanskrit University, Delhi, to share her knowledge with us. Professor Divya Tawar is a distinguished academician with over decade-long experience of teaching computer science to BCA and MCA students. Professor Tawar is PhD in computer science. She has authored several books on management, information system, database management system, data mining and security. She is on the editorial board of Index Center for Research Journals. She has also served as a director examinations for SRDE NAT. She is an online education enthusiast. She actively writes on contemporary social issues of migrant labor, domestic violence, online education, and economic impact on pandemic on urban and poor. She promotes social service through her initiative, Divya Foundation, a NGO which works for the literacy and skill development of poor children in slum areas of Delhi. मैं प्रोफेसर दिव्या तंवर जी के लिए कुछ पंक्तियां बोलकर उनका आगाज करना चाहूंगी। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। वेलकम प्रोफेसर दिव्या तंवर। Thanks a lot, ma'am. I think I'm audible. Hope I'm audible. Yeah, purely audible. And thanks a lot, Pratibha ma'am, for inviting me. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जगबीर सिंह जी, आपने बहुत कुछ कह दिया, मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं अपना You are the technical associate. मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मैंने इतने ध्यान से शायद ही कोई स्टोरी सुनी हो जब से मैं स्कूल पास आउट किया है, पता चलेगा। तो सर ने तो काफी कुछ कह दिया है, मैं उसका थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट आपको बताना चाहूंगी। सो there are a lot of limitation we are facing and of course we are not trained for this kind of a teaching. हमको जिस चीज के लिए ट्रेन किया है वो हम सबको आता है, हमें अपना कंटेंट के बारे में पता है, बट दिस टेक्निकल एक्सेप्ट कि अगर हमें एक बोर्ड एक स्मार्टफोन को देख के पढ़ाना है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि टीचर का जो कनेक्ट होता है वो स्टूडेंट को देख के होता है। एक टीचर को शक्ल देख के पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। दैट कनेक्टिविटी विल बी अ वेरी बिग इशू इन बोथ वे, टेक्निकल और स्टूडेंट कनेक्टिविटी, ये दोनों तरफ से हमारी तरफ आने वाला है। एंड अब रोड मैप बनाते हैं कि हम रोड मैप पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली व्हाट वी कैन डू। सो दिस एजुकेशन इज शिफ्टिंग
हमारे टाइम जैसे हम लोग पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड था, चौक था, 1 to many होता था। जब हमने पढ़ाना शुरू करा तो देयर वाज स्मार्ट बोर्ड आने शुरू हो गए और हमें थोड़ा बहुत पता चलने लगा कि देखो इस टाइप की भी लर्निंग होती है, जहाँ पे हम एक लिंक देके एक यूट्यूब चैनल चलाकर बच्चों को समझा सकते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल टीचिंग वाज देयर और एक लिंक इज देयर दैट इज फॉर सपोर्ट। And now due to this pandemic, what we are facing कि now only one thing we can do, that is e-learning. अब e-learning के there are 3 modes basically, 3 C's जिसको कहा जाता है। One is content, second is creativity and third is communication. Content में we all are good, we know how to deliver. हम सबको पता है as a teacher कि हमको क्या पढ़ाना है। अब इसके अंदर communication बहुत important होगा, जो third aspect है कि communication में there is a lot of hurdles, जैसे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, लाइट चली गई, बहुत सारी चीजें हम लोगों को फेस होने वाली है। और कम्युनिकेशन इन अ बोथ वे कि बच्चा सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, उसकी तरफ से भी कंसंट्रेशन, और जिसे कहते हैं कि हमारा किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे, वो सुनेगा, किस तरीके से हमसे बात करेगा, वो भी एक बहुत बड़ा 2 वे कम्युनिकेशन तो होगा नहीं, देयर इज ओनली अ 1 वे कम्युनिकेशन। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगी कि ब्लेंडिंग मोड पे हम किस तरीके से काम करेंगे, यानी कि किस तरीके से एजुकेशन हमारी आगे बढ़ेगी, दैट इज क्रिएटिविटी में सर ने आई थिंक बहुत सारी चीजें कह दी, उसका मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ टेक्निकल मोड पे हम किस तरीके से काम करेंगे। Then creativity, what is called creativity in a e-learning कि how you make your content, कि आप अपने कंटेंट को कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। एक छोटे बच्चे को पढ़ाने का तरीका एक बड़े बच्चे को पढ़ाने से बहुत डिफरेंस होता है। वहां पे कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो इन अ सेंस कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी वी विल यूज, तो फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चल रही है, दैट इज अ सिमुलेशन मेथड। और व्हाट इज अ सिमुलेशन मेथड हम सब करते हैं, बस इसकी टेक्निकल टर्म्स में आपको समझाती हूँ कि सिमुलेशन मेथड क्या होता है। सिमुलेशन मेथड इन विच द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इज हायर देन अ टीचर। टीचर सिर्फ उसको एक पैरामीटर देगा, इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगी बाद में। उसका एक पैरामीटर देखा कि दिस इज अ वे यू विल लीड दिस एग्जांपल, मींस कि इसके अंदर स्टूडेंट सेंट्रिक है और एक्सपेरिमेंटल बेस है। अब इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक और एक्सपेरिमेंटल बेस, कि मैंने एक उसको एग्जांपल दिया है, मैं समझा रही हूँ उसको कि एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ जिसके अंदर 4 पैरामीटर एक टीचर बताएगा कि ये पैरामीटर है, किस पैरामीटर पे तुम काम करोगे। 1, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट बेस्ड होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। थर्ड, इसके रिसोर्सेज कैसे यूज होने चाहिए, रिसोर्सेज इन बोथ वे, जो यहाँ के जो लेबर यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं वर्किंग, एंड नॉन जितने भी जैसे मशीनरी है, और मुझे इतना सारा इसका रिजल्ट चाहिए या मुझे इतना इसका प्रॉफिट चाहिए। दैट मीन्स अ स्टूडेंट इज एक्टिंग एज अ एक्टर, और ये पूरा मेटाफोर की तरह काम करेगा। दैट मीन्स जो थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था ई लर्निंग में कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इसमें वो कम्युनिकेशन करेगा, वो खुद ही जिएगा, इसको खुद ही केस स्टडी की तरह इसको करेगा। दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन मेथड। सर सेकंड था जो सर ने बहुत अच्छा बढ़ाया कि स्टोरी टेलिंग मेथड। जब मैं टीचर बन रही थी तो मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि दिव्या देखो, जो पढ़ाना होता है ना इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग की तरह होता है, बट द डिफरेंस इज दैट कि आफ्टर दैट स्टोरी टेलिंग स्टूडेंट सोए ना, वो तुमसे क्वेश्चन पूछे। तो अपना सब्जेक्ट आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा उसमें खो जाए, जैसे मैं भी सर की बातों में खो गई कि इसका आंसर क्या होगा, कि दूध वाला किस तरीके से बोलेगा, तो ये होगा कि उसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा बच्चों से, क्योंकि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ये फोन पे देख के पढ़ाना मुश्किल है, मेरे जैसी IT प्रोफेसर को भी बहुत मुश्किल होता है कि मैं कैसे पढ़ाऊं, इसके अंदर बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट गोना वर्क विद अस, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आजकल बाहर देशों में बहुत चल रहा है, दैट इज अ ब्रांचिंग मेथड। ब्रांचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन अगेन 3 C's, चैलेंज, चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। चैलेंज कि एक जैसे ये वेबिनार थी, ये वेबिनार मैंने एक बच्चे को कही कि तुम इसको किस तरीके से कर सकते हो, तो वो बताएगा कि ओके मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। उसने एक चॉइस ली और उस चॉइस की कॉन्सिक्वेंसेस वो बताएगा। सेकंड, एक ही बच्चे को यानी कि एक दूसरे बच्चे की कोई और चॉइस, तीसरे बच्चे की कोई और, चौथे बच्चे की एक चॉइस, यानी कि अगर 100 बच्चे मेरी क्लास में, उनके डिफरेंट चॉइसेस होगी, यानी कि एक ही केस स्टडी, एक ही वेबिनार कितनी सारी चॉइसेस लेके आएगा हमारे पास। तो दैट इज अ मेथड ऑफ ब्रांचिंग। व्हेन यू
टेल योर स्टूडेंट कि अब तुम इसमें एक्सपेरिमेंट करो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो और हमें रिजल्ट बताओ. वी आर हेयर टू ओनली गाइड यू, नॉट टू डिक्टेट यू, नॉट टू टीच यू इन दैट वे. अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप लीड लीजिए इस चीज की. जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं इस ई लर्निंग को समझने के लिए, तुम्हारा भी इतना ही रोल है इसके अंदर. तो वन पैरामीटर जो अब हम इसकी बात करते हैं रोड मैप की, तो वन इज ई लर्निंग. अब सर ने जैसे कहा कि ई लर्निंग हम किसी तरह पढ़ा भी लेंगे, इनका एग्जामिनेशन भी करा देंगे, चलो ये पास भी हो गए. व्हाट इज नेक्स्ट? ये बाहर जाके करेंगे क्या? तो हमें यानी कि अपने करिकुलम में भी चेंज करने की जरूरत है कि द काइंड ऑफ अ लर्निंग वी आर गिविंग, द काइंड ऑफ अ जॉब दे विल गेट आउटसाइड दिस ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड दिस कॉलेज. तो ई लर्निंग के लिए हमें उस तरीके की जॉब भी डिजाइन करनी पड़ेंगी और उस तरीके का अपना करिकुलम भी हमें रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. अब इसमें एक और चीज है कि अब बच्चे जो कहते हैं, जो सर ने कहा कि हम बच्चों का 360 डिग्री विकास करते हैं. 360 विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचिंग जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो लर्निंग के अलावा भी बहुत कुछ होता है. वो एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पास करना नहीं सिखाता, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है. यानी कि वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से पास द चैप्टर ऑफ लाइफ लेसन बताता है, जिसमें मेंटरिंग होती है, लीडरशिप होती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो इसमें इस टाइम पे हम अपने बच्चों को किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं. ये जो जनरेशन है ना मैम, ये हमसे बहुत ज्यादा आगे है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. अब आप इन लोगों को काम में लगाइए कि अगली वेबिनार में ना आप बताएंगे कि जूम में किस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी, किस तरीके से म्यूट होगा, किस तरीके से अनम्यूट होगा. इनको खाली मत बैठने दो, इनको काम पे लगाओ कि ये तुम्हारा ये क्या कहते हैं इसको, जो हमारा समर ट्रेनिंग की तरह काम हो. हम क्यों काम करें तुम्हारा सारा, हम जो कर चुके हैं हम कर लिया. हमें कंटेंट पढ़ाना आता है, जो तुम्हें आता है, तुम सारे दिन ऑनलाइन लेके, सारे दिन इनके पास फोन होता है, सारे दिन ये वेब चैटिंग करते हैं, इनको सारे थ्रेड्स पता है, हमसे ज्यादा पता है. मैं तो मैम IT प्रोफेसर हूँ, मेरे से ज्यादा पता होगा कि जूम पे किस तरीके से इन्होंने थ्रेड करने हैं, किस तरीके से इन्होंने एंट्री करनी है, किस तरीके से इन्होंने म्यूट करना है, किस तरीके से अनम्यूट करना है. दे ऑल नो. इनको काम पे लगाइए और इनसे करवाइए काम. अगली बार से जो भी आप वेबिनार डिजाइन करें, इनसे स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्टर डिजाइनिंग टू फाइंडिंग द रिसोर्स पर्सन टू एवरीथिंग दे विल डू. और आप देखना कि इसका बहुत इफेक्ट होगा. और टेक इट एज अ केस स्टडी. आपकी कॉलेजेस के लिए ये केस स्टडी होगी कि किस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर टाइम में अपने बच्चों को यूज करा एज अ रिसोर्सेज. एक और चीज, सेकंड चीज, अगर मैं ये कहती हूँ कि एक पर्टिकुलर टीचर है, हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है इस तरीके के मोड में पढ़ाना. IT होते हुए भी मुझे बहुत डिफिकल्ट है, तो एक मैथ्स के टीचर के लिए कितना डिफिकल्ट होगा. हिंदी के टीचर, हमारे तो फोन्स में नहीं है, हिंदी के तो फोन्स भी नहीं है, तो क्या करें. तो इन बच्चों को आप इन कामों में लगाइए कि ये डेवलप करें इस तरीके का ई रिसोर्सेज. टीचर को असिस्ट करें और इस तरीके के इनको ई लर्निंग मोड पे इस तरीके से काम करें. जो इनको लगता है, इनका एक थिंक टैंक बनाइए और इनको काम कराने. रोड मैप ये डिजाइन करेंगे अपनी एजुकेशन का. रोड मैप हम कर चुके जितना हो सकता था, अब ये रोड मैप फर्दर फ्यूचर ये है, तो ये डिजाइन करेंगे किस तरीके का रोड मैप. तो इनको एक्टिवली हम लोग सिर्फ इनको एक एज अ, जैसे कहते हैं ना कि हम इनके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करें और इनको एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करने पड़े, क्योंकि ये बहुत अच्छा करेंगे हमसे. ये इनके, हम माइग्रेंट हैं, ये नेटिव हैं, बोर्न ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, दिस टेक्निकल शिफ्ट. तो हमने देखा है, हम लोग ब्लैक बोर्ड से लेकर यहाँ तक पहुंचे और बेचारे मेहनत कर रहे हैं इनको पढ़ाने के लिए, पर ये यहीं से पैदा हुए हैं. और इनके स्मार्टफोन, इनके मतलब इनके लिए एसेंशियल. इनसे लेके देखो आप स्मार्टफोन, ये नहीं जी पाएंगे, हम तो फिर भी जी पाएंगे. तो इनको आप एक्टिवली काम पे लगाइए और वेबिनार अगली बार से इनसे डिजाइन करवाइए कि किस तरीके से ये लोग काम करेंगे. इनसे एक तो इनका दिमाग नहीं भटकेगा. जो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, मैं भी देखती आ रही हूँ, रोज चैनल्स पे होता है कि एक बच्चे ने सुसाइड कर ली, डिप्रेशन आ रहा है. नहीं, ये डिप्रेशन नहीं होगा, इनको काम पे लगाइए. आप जो भी आपका जैसे रिसोर्सेज है, जैसे लाइब्रेरी का रिसोर्सेज है, उसको कन्वर्ट कराइए इनसे. PDF क्या होता है, PDF से क्या होता है, डॉक में कैसे कन्वर्ट होगा, PDF डॉक कैसे कन्वर्ट होगा, जूम पे किस तरीके से व्हाइट बोर्ड काम करता है, जूम से किस तरीके से हम शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट क्या होता है, म्यूट क्या होता है, जूम बेटर है या दूसरा वाला स्काइप बेटर है, गूगल टॉक बेटर है. इनसे केस स्टडी कराइए. यही चलेगा आजकल. जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना हमारी कौन सी बुक्स अच्छी होती है, अब ये पढ़ेंगे कि कौन सी एप्स अच्छी होती है. तो इस तरीके से इनको काम में लगाइए. और बाकी तो सर हम सब इनको पढ़ा ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ये इस टाइम को हम लोग ढंग से यूटिलाइज कर लें और आगे इनको ले एक और रोड मैप बना दे. तो ये बहुत सारी चीजें हैं. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो अब काम करेगा, स्किलिंग हमारी नहीं, स्किलिंग इनकी. तो ये स्किलिंग इनके लिए है. रोड मैप ये तैयार करेंगे, बस हम इनके लिए गाइडिंग फोर्स है कि दिस इज अ पैरामीटर, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. तो आई थिंक मैंने थोड़े से मैं काफी कुछ कह दिया,
कि मुझे लगता है कि ये इस तरीके से इनको आगे जितनी भी चीजें हो इनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दीजिए हर एक चीज के अंदर, और इन्हीं से काम करवाइए, क्योंकि ये लोग खाली बैठे हैं, और ये अगर खाली बैठे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनको खाली ना बैठने दो। हमने जो पढ़ना था, हमने जो पढ़ाना था, हमारी जिंदगी निकल गई इसमें। अब इनका टाइम है, इनको बताइए कि अब तुम इनको पार्ट करिए। और ये जो टेक्निकल, जो आप कह रहे थे ना, टेक्निकल सपोर्ट, नाउ दे आर आवर टेक्निकल सपोर्ट। हम तो मतलब एकेडमिक्स में है, टेक्निकल सपोर्ट इनको बनाइए, क्योंकि इनसे बढ़िया टेक्निकल सपोर्ट हमें नहीं मिल सकती। दे विल बी आवर बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट। जो भी चाहिए आपको, जो भी लगता है कि किसी भी टीचर को कोई भी प्रॉब्लम है, एक 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाइए जो आपकी उस वेबिनार में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। स्टार्टिंग फ्रॉम योर पार्टिसिपेंट, किस तरीके का लोगो बनेगा, किस तरीके का जूम बनेगा, किस तरीके की आईडीज होंगी, किस तरीके का प्लेटफॉर्म होगा, कौन सी, और इसमें किस तरीके की रिकॉर्डिंग होगी, एवरीथिंग। एंड उनसे फीडबैक लीजिए। अगर कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है तो ट्राई टू टेक अ फीडबैक कि हमें क्या प्रॉब्लम आई। नेगेटिव फीडबैक ऑलवेज वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। इस वेबिनार में भी एक नेगेटिव फीडबैक के साथ आप काम करिए, और करिए कि हम अभी तो ये सर फर्स्ट स्टेज है मैम, जो भी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, अभी तो बहुत स्टेजेस आनी है। ये पूरे 6 महीने हमें यही करना है, तो ये जरूरी है कि उनको काम पे लगाइए और इनसे पूछिए कि हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं, इसमें तुम पार्टिसिपेट करोगे। अब ये नहीं कहना कि हमने तो ये सब्जेक्ट पढ़ना नहीं था, क्योंकि टेक्निकल चीजें हर एक के साथ आएगी। मैथ्स के साथ भी टेक्निकल चीजें आएंगी, साइंस के साथ भी आएंगी, हिंदी के साथ भी आएंगी, और आर्किटेक्चर, सबके साथ टेक्निकल शिफ्ट जो है ना, और ये बहुत ज्यादा डोमिनेट पार्ट प्ले करेगा। पर एक जो प्रॉब्लम जो सर ने भी बोली थी कि रूरल एरिया में हम क्या करेंगे, देयर इज अ वेरी बिग इशू, जो मैं बहुत बार लिखती रहती हूँ, कि हमारे पास 66% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो लेबर है, या उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, बीपीएल के अंदर आते हैं, जिनके पास है रोटी कपड़ा मकान। अब उनके हाथ में हम स्मार्टफोन कैसे दे सकते हैं? बेसिक नेसेसिटी जब तक नहीं होगी, बच्चे सुसाइड करेंगे, बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होगी। पर यही है कि हम इनको मोटिवेट रखें, और साथ साथ हम भी मोटिवेट रहें इनके साथ, क्योंकि ये काम करेंगे तो एक पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास भी होगा। हमारे लिए भी तो जरूरी है कि हम मोटिवेट करें, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इनके लिए, तो इनके साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। और साथ में ये भी चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ, कि भैया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करो। आपने कह दिया कि ई लर्निंग कर रहे हैं, पर हमारे पास फोन नहीं है इस तरीके के, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हमारे पास घर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम किस तरीके से करेंगे? तो यू हैव टू वर्क विद अस, यानी कि पूरा इकोसिस्टम, स्टूडेंट, टीचर एंड मैनेजमेंट एंड देन गवर्नमेंट, they all have to work together. So that is the only submission I have in this webinar. Hope you like it. Yeah. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, मैम for sharing your knowledge with us. आपने इतने सरल शब्दों में अपनी इतनी गूढ़ बातों को हमारे सामने रखा है कि इसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। Ma'am, I'm honored. I'm honored. बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। Now I welcome Dr. Sanjeev Kumar, an assistant professor in Kumari Mayawati Government Girls PG College, Badalpur. He is a courageous, adventurous, and affectionate teacher for his students. He is a learned professor, amiable and passionate person, as well as a good speaker. He has organized so many weekly webinars in this pandemic time, COVID-19. As a marvelous anchor, he has organized international webinar on Ek Bharat Shresth Bharat Dekho Apna Desh under the order of HR Ministry and State Planning Directorate, Lucknow, Uttar Pradesh. I request Dr. Sanjeev Kumar to share his views on today's webinar with following lines. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आसमां जिन्हें छूना है, रास्ता उन्हें खुद ही बनाना है, रास्ता उन्हें खुद ही बनाना है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद मैम। सबसे पहले I would like to thanks the organizers, especially the administration of the college, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर भारद्वाज जी को सुना आज मैंने, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दिव्या तंवर मैम को मैंने सुना, दोनों वक्ता अपेक्षा से अति की ओर थे
कि मुझ जैसे वक्ता के लिए अब कसौटी बहुत बहुत बड़ी कसौटी हो जाती है। खैर, प्रयास सीखने में ही है, प्रयास सुधरने में ही है, पूरी कोशिश करूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा जो भी आयोजक मंडल है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो आपके कन्वीनर हैं, जिन्होंने टॉपिक लिया। सच बताऊं, ये टॉपिक कुछ नया सा मुझे नहीं लगता है, शब्द जरूर कुछ नया सा है, और शायद एक भारतीय अवधारणा है कि शब्द इंग्लिश में है तो शायद कुछ नया सा है, कुछ यूनिक सा भी है। मैं अपने गांव में अपनी माँ को, अपनी दादी को जब लस्सी या दही बनाते हुए देखता था, प्लीज इन्हें म्यूट कर देंगे। जब मैं गांव देहात में बुजुर्गों को देखता था, शब्द कुछ देहाती सा जरूर होता था, पर आज सोचता हूं वही सिद्धांत जो हम लोग लस्सी बनाते वक्त करते थे या अन्य जो हमारी पाक विधाएं थी, उसी को आज एक ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से हम सभी के समक्ष परोसा जा रहा है, और ये कह के शायद ये कुछ नया है। अब ये जो टेक्निकल ब्लेंडनेस हो रही है मेरे साथ, ये जो मेरे कोई भी भाई बोल रहे हैं, इनसे मेरा निवेदन है, हेलो प्लीज औरों को मैम अगर म्यूट कर दें तो मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। थैंक यू। मैं जब पढ़ता हूं दर्शन शास्त्र को, डॉक्टर भारद्वाज सर मेरी बात से सहमत होंगे, तो एक सुक्रेटिस फिलॉसफी है जिसको सुकराती दर्शन के नाम से हम बच्चों को पढ़ते अथवा पढ़ाते हैं, और सुकरात का दर्शन था जिसको डायलेक्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के नाम से दुनिया ने समझा। और रिपब्लिक में प्लेटो लिखते हैं उनके बारे में, वो कहते हैं, प्लेटो ये कहते हैं रिपब्लिक में कि सुकरात शिक्षण में कुछ नया नहीं करते थे। वो यूनान की गलियों में जाके आम, जहां जन समुदाय, जन सामान्य एक भीड़ के रूप में इकट्ठे हैं, वहां एक विषय को चर्चा के रूप में छोड़ दिया करते थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक डिस्कशन या डिस्कोर्स ऑफ एनी कंसेप्ट। बट एक अच्छी बात यह होती थी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि उस चर्चा में ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व न हो, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स उसमें इन्वॉल्व न हो, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे, और वो चर्चा एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन की ओर बढ़ती थी। किसी चीज का निर्णय अपने आप में पूर्ण हो सकता है, सर्व स्वीकार्य हो सकता है, ये संभावना तो हमें बिल्कुल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम ईश्वर को लेकर आज तक एक मत नहीं हुए हैं, जिसको हम परम शाश्वत या अल्टीमेट रियलिटी के नाम से फिलॉसफी में, मेटाफिजिक्स में पढ़ाते हैं बच्चों को। मेरे ख्याल से ये वही एक डायलेक्टिक अप्रोच है शासन के द्वारा, एकेडमिशियंस के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कि क्या ये संभावना तलाशी जाए। और बड़ा आशावादिता के साथ मैं अपनी बात को कहूंगा, कतई अतिवादिता नहीं है इसमें, कि सत्य कतई स्थिर नहीं होता है, पहली बात, और सत्य मात्र एक ही नहीं होता है, दूसरी बात, सत्य परिवर्तनशील होता है। यह सत्य है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, जिसको हम लोग परंपरागत शिक्षण विधि कह सकते हैं, या हमारा पूरा एक इतिहास की धरोहर है, वो हमारा गौरव है, उस पर हमें गर्व है। अगर वो सत्य है तो मैं एक निवेदन करूंगा अपने बालकों से, अपने छात्राओं से, अपने छात्राओं से, कि ये न माने कि वो ही मात्र सत्य है। सत्य परिस्थिति के सापेक्ष बदलता भी है, अपने स्वरूप को बदलता है। आज सत्य ये है, एक वैश्विक आपदा है, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ऐसा होने की संभावनाएं नगण्य नहीं है। तो हम लोग कहते हैं ना, भविष्य की ओर देखना, क्या वो प्रिडिक्टेबिलिटी हम में है कि जिस प्रकार से हम इस बार अचंभित हुए हैं, क्या पुनः हम इसी अचंभित होने की स्थिति को महसूस करना चाहेंगे? नहीं। तो मुझे लगता है कि ब्लेंडेड लर्निंग हम कितना सीख पाते हैं, वो कितनी सफल हो पाती है, ये तर्क का विषय रहा उनका जिनको इनकी व्यवस्था करनी है।
जिनको ये व्यवस्था करनी है कि क्या सब अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। मैं तो ये मानता हूं जब से मैंने जन्म लिया है, जो समस्या मैंने अपने जन्म के समय महसूस की थी, वो समस्याएं सबसे बड़ी गरीबी आज भी है, पर मैंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। निरक्षरता आज भी है, हमने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। समस्याएं थी, हैं, और मेरा अपना मानना शायद ये है कि समस्याओं का स्वरूप ही ये है कि वो किसी ना किसी रूप में बनी रहती हैं, और शायद वही हमें सृजन करने की शक्ति देती हैं। कि समस्याएं होंगी तो वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनेंगी, और जब वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनेंगी तो उनको दूर करने के लिए हम सृजन करेंगे, चिंतन करेंगे। और डॉक्टर विटेकर को मैं कोट करूंगा। डॉक्टर विटेकर साहब का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। ही सेड कि थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। चिंतन समस्या समाधान का व्यवहार है। इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। वो समस्या का समाधान करता है, और चिंतन तब तक चलता है जब तक समस्या की या समस्या का समाधान नहीं हो जाता। What is thinking? It's a mental manipulation of the ideas. It's a mental manipulation of the thoughts, of the images, of the symbols, of the signs, of the theories, of the principles we have, of the concepts we all have. हम मैनिपुलेट करते हैं कुछ नया करने के लिए। कुछ नया उत्पाद सृजित होगा या कुछ नया विचार सृजित होगा। वैसे ही ब्लेंडेड लर्निंग एक नया थॉट है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग को अगर मैं लेके चलूं तो 4 प्रकार से कराई जाती है, जितना कि हम लोग किताबों में उसको पढ़ते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं फेस टू फेस ड्राइवर मोड, एक है फ्लिप्ड क्लासरूम मोड, दूसरा रोटेशन मोड है आपका, तीसरा है ऑनलाइन ड्राइवर मोड। अगर मैं ये कहूं जो फेस टू फेस ड्राइवर मोड है, इसको मैं बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूं, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो, यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू मेक योर टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड टू मैक्सिमाइज द लर्निंग। जो कुछ मैं यूज करता हूं क्लास में, टेक्निक को मैं यूज करता हूं। और एक निवेदन और है मेरा कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डजंट मीन you have to use the machines, you have to use the tools, you have to use the equipments. If you are using any scientific knowledge, if you are imparting any scientific solution to solve the problem, it means you are using a technology. तकनीक किसी समस्या के वैज्ञानिक समाधान को कहा जाता है, और वो वैज्ञानिक समाधान किसी मशीन से हो यह आवश्यक नहीं है। वो मेरे थॉट से भी हो सकता है, वो मेरे आइडिया से भी हो सकता है। यदि एक समाजशास्त्र का प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, ही यूज द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, वो उन ज्ञान को समझाने के लिए समाजशास्त्र के नियमों का प्रयोग करता है, इट मीन he is using a reliable and valid and objective knowledge. It means he is using a technique, technology. ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है उसकी। इट डजंट मीन कि हार्डवेयर अप्रोच ही रहेगी। तो फेस टू फेस मोड में आज भी टीचर जब क्लास में आता है तो अपने साथ किसी टूल को, किसी टीचिंग एड को लेके आता है, वो उसका फेस टू फेस मोड है। और जो नया तकनीकी शब्द, कोई और प्लीज इन्हें म्यूट कर देंगे एक बार। एक दूसरा जो हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम, जिसमें ये माना जाता है कि साहब अब तक हम बच्चों को क्लास में पढ़ाया करते थे, ज्यादा ब्लेंडिंग हो रही है मैम, इसको प्लीज रोकिए आप। थोड़ा क्या बोल रहा हूँ, सबको अनम्यूट करें। ये तो म्यूट करिए आप सबको। मैम पहले सबको आप म्यूट कर दीजिए, मैं अपने आप को अनम्यूट कर लूंगा, मुझे खोल दीजिए बस। फोन कर लेना सवेरे, काम सवेरे फोन कर लेना। पर से उतर गया, चल जाए।
शुरू गरी में बोला ऐसा सर बोलिए, सर बोलिए। थैंक यू। यही निवेदन उनसे भी कर दीजिए। प्लीज बीच में कोई ना बोले, प्लीज बीच में कोई ना बोले, सर बोल रहे हैं। थैंक यू मैम। तो ब्लेंडेड लर्निंग का जो सेकंड एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग इनोवेटिव आइडिया के नाम से जानते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम। क्योंकि अब तक हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये मान के पढ़ाते हैं बच्चा क्लास में थ्योरी को पढ़ेगा, उस नॉलेज को जैसा जेएस भारद्वाज सर ने भी समझाया, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है हमारा, तो थ्रू सेंसेस वो इंफॉर्मेशंस को रिसीव करेगा, उनको रिटेंड करेगा और इवैल्यूएशन स्टेज पे हम उससे रिकॉल भी करवा लेंगे। बट वो घर जाके उसको एज अ होमवर्क हम उसे देंगे, हम उसका असाइनमेंट देंगे, उनको जाके वो वहां वर्क करेगा। इट मीन जो इंफॉर्मेशन थ्रू मेरे लेक्चर के जो उसके सेंसरी लेवल पे मैंने कन्वे की, वो इंफॉर्मेशन सेंसरी लेवल से एज पर द क्लासिफिकेशन गिवन बाय डॉक्टर निजर, उसके सेंसरी लेवल से उसके शॉर्ट टर्म लेवल पे गई। शॉर्ट टर्म लेवल का हम समय मान के चलते हैं 2 से 30 सेकंड का समय होता है, जो कि क्लासरूम में ही इंटरेक्शन के माध्यम से उसके शॉर्ट टर्म लेवल पे गई है। और लॉन्ग टर्म लेवल पे जाने के लिए हम लॉ ऑफ रेपिटेशन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम फॉलो करवाते हैं, होमवर्क देते हैं, ताकि जो कुछ हमने बच्चे को पढ़ाया है वो उसकी सेंसरी लेवल से, उसकी शॉर्ट टर्म लेवल पे और शॉर्ट टर्म मेमोरी से उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे जाए, और वहां जाके ओवर लर्निंग के, जिसे हम लोग कहते हैं, रेगुलर रिपीट करे चीजों को और वो प्रॉपरली रिटेंट हो। ठीक। अब फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट इस परसेप्शन पे अपनी थ्योरी प्रेजेंट कर रहा है कि बच्चे पहले घर पे नॉलेज को ऑनलाइन मोड से घर पे पढ़ें, उस कंसेप्ट को, उसका नेचर थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, जो भी, और वो उसका एप्लीकेशन पार्ट क्लास में आके करें। क्लास में आके वो अपनी क्वेरीज जनरेट करें, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं, जो भी उनकी अपनी क्यूरियोसिटी हो सकती है। कोई बुराई नहीं है इसमें भी। इवन जब मैं नॉर्मल क्लासरूम में बच्चों से कहता हूं कि कल हम लोग इंटेलिजेंस या पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, तो प्लीज बेटा आप लोग कुछ पढ़ के आइएगा। इट मीन आप जब वहां से आए, यू मस्ट हैव एटलीस्ट नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ द टर्म, आपको पता हो वो शब्द क्या है। इसमें कुछ नया नहीं है। फ्लिप्ड क्लासरूम, अगर मैं ये कहूं, मात्र इतना है कि मैं क्लास में पहले पढ़ाता हूं, बच्चे होमवर्क करके लाते हैं, और फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट ये है कि बच्चे पहले जाएंगे, अपने घर पे पढ़ेंगे, उस मेरे ऑनलाइन जो भी मैं जिस माध्यम से उनको अपना ज्ञान देता हूं, जिस ऑनलाइन मोड से देता हूं, बच्चे क्लास में आके फिजिकली उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। टीचर वहां एज अ गाइड होगा, एज अ सुपरवाइजर होगा, जैसे तमर मैम ने बताया। तीसरा ऑप्शन, जिसको हम लोग ब्लेंडेड क्लासरूम की बात करते हैं, जिसको रोटेशन मॉडल है। रोटेशन मॉडल में जो ऊपर दोनों मैंने मॉडल डिस्कस किए, फेस टू फेस मॉडल ऑफ ब्लेंडेड टीचिंग या फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, दोनों को हम जब चाहे यूज कर सकते हैं। हम किसी दिन चाहें तो पहले मॉडल को यूज करें, सेकंड डे चाहें, थर्ड डे चाहें तो हम सेकंड मॉडल को यूज करें। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, जिसको लेकर हम सभी कहीं ना कहीं, और उससे मैं ये नहीं कहता हूं कि हम सभी शंकित हैं। मेरा मानना है शंकित होना मानव का स्वभाव है, और वो स्वाभाविक भी है और वो जरूरी भी है। जब तक व्यक्ति शंकित नहीं होगा, उसकी ज्ञान इंद्रियां समस्या के समाधान के लिए केंद्रित नहीं हो सकती, उसकी सेंसेस सेंट्रलाइज नहीं होंगी टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। चौथा जो मोड है, इसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन ड्राइवर मोड या ऑनलाइन ड्रिवन मोड, जिसे हम लोग कहते हैं कि 100% टीचिंग, अब फिजिकल टीचिंग वहां कहीं है ही नहीं। टीचिंग भी ऑनलाइन मोड से हो रही है, बच्चे फीडबैक भी ऑनलाइन मोड से दे रहे हैं, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, हर काम, असाइनमेंट, चेकिंग, सब ऑनलाइन मोड से हो रहा है। ये नो डाउट, ये जरूर टफ है, असंभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये होगा। मैं ये नहीं मानता कि 100% भारतीय जो हमारा जो आधारभूत संरचना है, जो हमारा एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, वो इसको फॉलो कर सकता है। पर मैं इतना तो मान सकता हूं कि यदि हमें चीजों को सीखना है, तो क्यों ना हम आज भी जो फेस टू फेस ड्राइवर मोड है, उसको 30% यूज करें टीचिंग में, और जो सेकंड ऑप्शन जिसको आप लोग फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं, उसको हम 50% यूज करें, ताकि बच्चा क्लास में, घर में पहले पढ़ के आए, वो प्रॉब्लम्स को लेके आए और हम उसे वहां सॉर्ट आउट करें। हम लोग, मेरे बड़े भाई डॉक्टर जीएस भारद्वाज जी इसको कहेंगे, जो प्रोजेक्ट मेथड हम बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रैक्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, वो यही है
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो फ्लिप्ड क्लासरूम के नाम से हमारे सामने आज आ गई है, कोई नई चीज नहीं है। 100 साल पुराना तो मेरे पे इतिहास है इसका। 20% हम ये कर सकते हैं, मात्र 20%, जिसको लेके हम शंकित हैं कि क्यों ना हम कुछ कंटेंट ऐसा हो। ये इसलिए नहीं करना है कि इसे करने की हमें जिद है, ये हमें इसलिए करना है कि एक शिक्षक होने के नाते हमें हर स्किल में पारंगत होना चाहिए। हमें भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, ताकि ये 20% हमें धीरे धीरे 25% हो और हम कहीं ना कहीं उस कौशल से परिपक्व हों, अपने आप को परिमार्जित कर, अपने आप को उस स्किल को हम डेवलप कर सकें। तो 20% कंटेंट को हम फोर्थ मोड से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कुछ बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है इसमें। सबसे अच्छी बात ब्लेंडेड मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी है, सबसे बड़ी बात। और ये नॉर्मल हर कंटेंट को जब हम बच्चों से डिस्कस करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट की, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टीचर की इच्छा हो तो फर्स्ट मॉडल को यूज करें, जिसे आप लोग फेस टू फेस ड्राइवर मोड कहते हैं। टीचर की इच्छा हो तो फ्लिप क्लासरूम मोड को यूज करें, टीचर की इच्छा हो तो दोनों में से जो रोटेशन मोड को वो यूज करें। फ्लेक्सिबिलिटी, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो इफेक्टिवनेस टीचर की दिखेगी। द अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग इज टू मैक्सिमाइज द लर्निंग। जो कुछ मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं वो सब बच्चा अगर पढ़ जाता है, वो सब कुछ सीख जाता है, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उसको सिखाने के लिए क्या सीखना पड़ता है, क्योंकि मैं उसके लिए सब कुछ हूं। हम लोग पंक्तियां सुनते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। जब मैं ये अलंकरण अपने लिए स्वीकार कर सकता हूं कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं और मैं सृष्टि का पालक भी हूं, तो मैं क्यों नहीं उस भूमिका में आना चाहूंगा। उस फ्लेक्सिबिलिटी को मैं एक्सेप्ट करूंगा, उस इफेक्टिवनेस को मैं इंपार्ट करूंगा। एज ए टीचर ये मुझे इंपावर करेगा, कि मेरा इसमें स्वार्थ है, ये मुझे इंपावर करेगा। और इसके साथ साथ टाइम सेविंग भी है। ये मेरा कंसेप्ट एक बार ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, खर्चे के हिसाब से हम लोग देखें, रीच हमारी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बच्चे को हम पहुंचा सकते हैं, जिस बच्चे को जो माध्यम सरल हो हम उस माध्यम से उसको पढ़ाएं। ये क्रिएटिविटी हमें डेवलप करेगा, एक लेवल ऑफ मोटिवेशन। मैं खुद देख रहा हूं पिछले 2 महीने या 3 महीने में बहुत कुछ मैंने नया सीखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत कुछ सीखने की बजाय सब कुछ सीख लिया है, मैंने बहुत कुछ नया सीखा, मेरे पर्सनालिटी में कुछ ऐड ही हुआ है। और सीधी बात है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मंथन होगा तो अमृत बिल्कुल निकलेगा। दृष्टिकोण पर निर्भर करता है हमारे पे। हम तो मंथन इतिहास से करते आ रहे हैं। आप सभी ने अगर सूरदास के छंदों को सुना हो, आप सूरदास के छंदों को सुनिए। एक एक छंद अपने आप में आपको चिंतन करने की स्थिति में लाके छोड़ देता है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते थे चाखी बलि और पीस खाए संसार। क्या यहाँ चिंतन नहीं है? और कितना बड़ा उदाहरण दे रहा है हमारे लिए। जो विधि, जो विषय, जो प्रत्यय, जो कंसेप्ट अपने आप को प्रमाणित करेगा, वही कंसेप्ट, वही विषय, वही ज्ञान दूसरे को पराजित करेगा। पराजित इसलिए नहीं, उसका अनादर करना है, इसलिए कि उसको भी अर्जित करना है, इसको भी लेकर चलना है। हमारे पास जितने ज्यादा कौशल होंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा शिक्षण उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। ये तो मेरा एक मत रहा जिस टॉपिक पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग बहुत जरूरी है। और ये ही जरूरी है ऐसा मैं कतई नहीं कहता हूं, ये भी जरूरी है मैं ये कहता हूं। ये ही जरूरी है मैं ऐसा नहीं कहता, ये भी जरूरी है, इसको सीखना भी जरूरी है। और सीखने के लिए जिसे हम लोग कहते हैं पारंगतता या पांडित्य, एक दिन में नहीं आता है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात जो हम लोग बीएड में पढ़ाते हैं, ट्रायल एंड एरर, जिसे हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। आज गिरेंगे, फिर संभलेंगे, फिर कुछ सीखेंगे, फिर संशोधन होंगे। हम माइक्रो टीचिंग में बच्चों को यही तो पढ़ाते हैं। बच्चा टीचिंग करेगा, स्किल को हम फीडबैक देंगे, वो फिर इंप्रूव करेगा, फिर फीडबैक होगा। तो ये हमारे साथ भी लागू होगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इस विषय पे मेरे सभी साथियों ने बहुत गंभीरता से विषय रखे हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा मेरी प्राचार्य मैम से बात हुई थी कि ये जो एक वैश्विक आपदा हम सभी के समक्ष आई है, तो मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के
संवैधानिक नेतृत्व दे रहे हैं। मोदी जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, इस आपदा में से ही हम अवसर को खोजें और इसी आपदा में से हम सृजन करें, मात्र अवसर खोजें ना। क्योंकि जब हम मात्र खोजने तक सीमित हो जाते हैं तो हम वहां मात्र फिर एक सलाहकार बन के रह जाते हैं। हम उस अवसर को खोजें और उस अवसर को खोजने के उपरांत उस अवसर में से ही समाधान का सृजन करें। आने वाली पीढ़ियां हमसे सलाह मांगने की इच्छा अब नहीं रख रही हैं। आने वाली पीढ़ियां, हमारी जनरेशन अब हमसे समाधान चाहेंगी और उस जिस चीज को सीखने की हम उनसे बात कहें तो जरूरी है कि हम उसे भले ना सीख पाए पर सीखने का प्रयास करते हुए हम दिखाई दें। और इसलिए मैंने कहा मात्र 20% हमें इंप्रूव करना है। 80% हमारी वही धरोहर, हमारा वही गौरव, हमारे वही विलक्षण जो विधा है हमारी शिक्षण की, जिसके कारण हम विश्व गुरु बने, वही विधा हमारी स्वीकार है दुनिया को और उसी की वजह से हमारा नमन भी होता है। पर हम ये एक उंगली नहीं उठने देना चाहते कि ये आप इसलिए इसका विरोध करते हो क्योंकि आप इसको सीख नहीं पाते हो। हमें इसको भी सीखना है, सीखने का प्रयास करना है। ये बात सही है कि जैसा तंवर मैम ने बताया कि नई पीढ़ी के समकक्ष हम तकनीकी रूप से उतना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते। पर सीधी बात मैं ये कहूंगा, जो ज्ञान, जो संस्कार, जो संस्कृति और जो इच्छा शक्ति हमारे पास है, उस पीढ़ी के पास है, तो ऐसा बहुत कुछ उनके पास भी है, जो ऐसा बहुत कुछ हमारे पास है जो उनको हमसे लेना है। हमें उनसे ये प्रेरणा लेनी है बच्चों से। इस वैश्विक महामारी ने बहुत कुछ हमको सिखाया। एक मैं शिक्षा से जुड़े होने के नाते अपनी बात को एजुकेशन सिस्टम पे लाके छोड़ूंगा। अगले 15 मिनट और लूंगा, जैसा कि मुझे घड़ी बता रही है 2 बजे तक का मेरे पास समय है, कि साहब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एजुकेशन पे। मुझे बड़ा कंस्ट्रक्टिव इंपैक्ट दिख रहा है इसका। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि ऐसी वैश्विक आपदा दोबारा कभी आए, कतई नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है इस देश के, इस विश्व के युवा सामर्थ्य पर कि इस समस्या को तो पुनः गर्दन उठाने नहीं देगा, पुनः इस तरह की समस्या नहीं उठेगी। इससे समकक्ष कुछ नए रूप में आ जाए वो अलग बात है, इसका समाधान खोजेगा। एक शिक्षक, शिक्षा के अध्यापक होने के नाते मेरा चिंतन केंद्रित होता है कि सब इस वैश्विक आपदा का मेरी शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा, और मात्र प्रभाव नहीं पड़ा, मेरी शिक्षा को इससे क्या सीखना है और भविष्य में इससे क्या अवसरों को तलाश कर क्या समाधान खोजने हैं। मैं शिक्षक हूं और शिक्षक शोधकर्ता होता है, तो यहां मैं एक स्वतंत्र चर के रूप में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में इस आपदा को लेकर चलूंगा, इस वायरस को या इस संक्रमण को, और एजुकेशन सिस्टम को या मेरी शिक्षा व्यवस्था को मैं आश्रित चर मानूंगा, इसको मानूंगा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा वो वायरस है जिसकी वजह से पूरा विश्व आज घरों में बैठ गया है, और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरी शिक्षा व्यवस्था है, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा और इस प्रभाव को हम किस रूप में पढ़ेंगे। मेरा सबसे पहले जो मेरा मानना है, सबसे पहले ये शिक्षा व्यवस्था के अर्थ को रूपांतरित कर रहा है। मेरी बात को आप पुनः सुनिएगा, शिक्षा व्यवस्था के सार को परिवर्तित इसने कर दिया। अब तक एक शिक्षक होने के नाते मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो क्लास में कहता था, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन या संशोधन करने की प्रक्रिया है। तो मन में प्रश्न उठता था, साहब यह परिमार्जन क्यों किया जाए? जब मेरा दर्शन मुझसे ये कहता है, दर्शन की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ये कहती है कि मैं जन्मजात पूर्ण हूं, अहम ब्रह्मास्मि। मानते हो ना, एकदम से आग दे देनी, आना जाना बंद कर आपने भी, और कोई मैं बोल लूं? हेलो हेलो, यस सर, बोले आप। थैंक यू। जब मेरा दर्शन मुझे ये बताता है ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है और मेरा सनातन तर्क भी यही है, तो साहब मुझे प्रश्न ये उठता है कि जब मेरा सनातन सत्य ये कहता है कि ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा स्वतः ही पूर्ण है, तो उस पूर्ण का अंश अपूर्ण कैसे हुआ? और यदि उस अपूर्ण में संशोधन किया जा रहा है तो वो परमात्मा का अंश कैसे हुआ?
तो मुझे ये पढ़ाया गया कि ये दार्शनिक दृष्टिकोण से ये बात सही है, पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात थोड़ी सी अलग है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है व्यक्ति या मनुष्य जन्मजात कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर पैदा होता है और उन मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप, उसकी नेचर पाश्विक होती है, असामाजिक होती है। तो आपको क्या करना है, उस बालक के व्यवहार को शिक्षक होने के नाते समाज सम्मत जो निर्धारित व्यवहारगत मापदंड हैं, जो समाज द्वारा स्वीकृत सिद्धांत हैं, जो आचरण की विधियां हैं, जो सामाजिक भूमिकाएं हैं, उनके अनुकूल उसके व्यवहार को आपको परिमार्जित करना है। इट मीन मुझे यह सिखाया गया कि पूर्व निर्धारित सत्यों के अनुकूल उसके आचरण को परिमार्जित करना या करने की प्रक्रिया शिक्षा है। पर मैं सच बताऊं आपको, मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि शिक्षा के अर्थ को इस आपदा ने बदला, आकस्मिक रूप से ये उपस्थित हुई। आज मुझे यह लग रहा है कि शिक्षा मात्र पूर्व निर्धारित सत्यों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन करने की प्रक्रिया नहीं है। इसके साथ साथ शिक्षा आकस्मिक रूप से उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान हेतु मनुष्य के व्यवहार को परिमार्जित करने की प्रक्रिया भी है। ये मेरा अपना मानना है कि शिक्षा कुछ और नहीं है, आज नए अर्थ में एक उपचारात्मक प्रक्रिया भी है, जिसके द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में उत्पन्न या आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव के व्यवहार को संशोधित एवं प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। यह मुझे दिखता है कि एक अर्थ बदला है जब से कोविड-19 हावी हुआ है। पहले दिन से लगा था जब संस्थाएं बंद हुई कि अब संस्थाएं कभी नहीं खुलेंगी। मैंने देखा जिस दिन संस्थाएं बंद हुई, इस देश का हर घर विद्यालय बन गया और हर अभिभावक शिक्षक की भूमिका में आ गया। यह है एजुकेशन। परिस्थिति आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुई और व्यवहार को आकस्मिक रूप से ही परिमार्जित कर लिया और परिणाम हम सभी के समक्ष है। रेगुलर वेबिनार हम चर्चाओं के माध्यम से अपने विचारों का हस्तांतरण कर रहे हैं। थोड़ा और आगे में बढ़ूं, क्या इसका इंपैक्ट शिक्षा के उद्देश्यों पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जैसा मेरे बड़े भाई भारद्वाज सर ने बड़े व्यापक रूप में समझाया ब्लूम की टैक्सोनॉमी को, कि शिक्षा के उद्देश्यों को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगर मैं सरल भाषा में कहूं, डेवलपमेंट ऑफ हेड ज्ञानात्मक, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट भावात्मक और स्किल या डेवलपमेंट ऑफ हैंड मतलब क्रियात्मक विकास। ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों में जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो 2 पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं, प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा के और सहायक या गौड़ उद्देश्य, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब तक मैं जानता हूं अपने इस शिक्षण अनुभव में कि प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में जो सबसे पहले मैंने बच्चे को पढ़ाया कि बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और जरूरी भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं, इट्स अ साइकोलॉजिकली प्रूवन ट्रूथ कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ द नॉलेज। हम जो कुछ सीखते हैं थ्रू सेंसेस सीखते हैं, या तो उसे हम आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं या स्मेल करते हैं या टेस्ट करते हैं, उसकी हम टच को फील करते हैं। तो ज्ञानात्मक जो भी सूचनाएं हम अर्जित करते हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शारीरिक विकास शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होना ही चाहिए। इससे आगे बढ़ूं, हम अगला पार्ट जो बच्चे को पढ़ाते हैं, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मेंटल डेवलपमेंट में हम अपेक्षा उससे ये करते हैं कि साहब मनस शरीर का कोई अंग तो है नहीं जो हम उसे देख सकते हो। बच्चा हमसे प्रश्न पूछ सकता है साहब कि मेरा शारीरिक विकास तो मुझे दिख रहा है, साहब मेरा मानसिक विकास आप बता सकते हैं मेरे शरीर के किस अंग का विकास होने से लगेगा कि मेरा मानसिक विकास हो गया? मानसिक विकास से मेरा भाव कुछ मानसिक शक्तियों के परिपक्व होने से है, उन शक्तियों के प्रशिक्षित होने से है, उन शक्तियों के व्यवस्थित और अनुशासित होने से है। जैसे मेरी सेंसेशन एबिलिटी, मेरी संवेदना शक्ति। संवेदना शक्ति पहली आपकी पावर है। मेरी परसेप्चुअल एबिलिटी, मेरी प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, मेरी जजमेंट एबिलिटी, मेरी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी, मेरी रीजनिंग एबिलिटी, मेरी इमेजिनेशन, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी मेमोरी। जब मेरी ये सारी मेंटल पावर्स एज अ टीम, एज अ ऑर्गेनाइज्ड, एज अ वेल स्ट्रक्चर्ड टीम काम करती हैं, तो इट मीन आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम प्रॉपर्ली डेवलप्ड इन मेंटल एस्पेक्ट। हम बच्चे को ये पढ़ाते थे कि मानसिक विकास है। और तीसरा पक्ष पढ़ाते थे सामाजिक विकास,
जहां बताते थे जो समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार मानदंड हैं उनके अनुकूल आपका आचरण होना चाहिए। यदि आपका आचरण उसके अनुकूल नहीं होगा तो आपके व्यवहार को समाज की स्वीकृति नहीं मिलेगी, समाज का अनुमोदन नहीं मिलेगा, और ऐसा नहीं होगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपकी जो सोशल साइड पे पड़ेगा, जिसका इंपैक्ट आपकी इंडिविजुअल साइड पे पड़ेगा और आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डेविएट होगी। हम बच्चे को ही पढ़ाते थे और फिर हम बढ़ते थे सब सहायक उद्देश्यों के प्रति। सब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वहां नाम आते थे चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, अंतिम आता था तकनीकी क्षमता का विकास। 3 शब्द मैंने आपसे लिए, नैतिकता, चरित्र और धर्म। इन 3 को हम सहायक उद्देश्यों के बीच में बच्चों को पढ़ाते थे। अगर मैं आपको समझाऊं तीनों में फर्क क्या है, तो मानव विकास के 3 पक्ष माने गए हैं। एक मानव का व्यक्तिगत पक्ष, एक व्यक्ति का सामाजिक पक्ष और एक मानव का आध्यात्मिक पक्ष। एक मेरी स्वयं के लिए जवाबदेही, एक मेरी समाज के प्रति जवाबदेही, और एक जो मेटाफिजिक्स की हम लोग बात करते हैं, इंडियन फिलॉसफी, एक मेरी उस ऊपर उस अल्टीमेट रियलिटी, उस ट्रुथ या जिसको मैं पावर कहता हूं, उसके प्रति मेरी जवाबदेही। तो मेरे व्यक्तिगत पक्ष के विकास हेतु समाज ने जो नियम बनाए हैं, यदि मैं उन नियमों का अनुपालन करता हूं तो मैं चरित्रवान हूं। उसमें नियम मेरे कुछ भी हो सकते हैं, अष्टांग योग को आप लोग पढ़ते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब उसमें शामिल है। इसके साथ साथ थोड़ा मैं आगे और बढ़ूं, यदि मैं मेरे सामाजिक पक्ष के विकास हेतु बनाए गए नियमों का अनुपालन करता हूं तो मैं नैतिक हूं, और यदि मैं अपने आध्यात्मिक पक्ष के विकास हेतु जो बनाए गए नियम हैं, यदि मैं उनका अनुपालन करता हूं तो मैं धार्मिक हूं। धर्म बिल्कुल अलग विषय है। हम मनुस्मृति को पढ़ते हैं, वो कहते हैं धर्म 10 गुणों का समग्र है। धति क्षमा दमो अस्ते शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम इदम धर्मम लक्षणम। ये 10 जो गुण हैं, ये गुण जिसमें होंगे वो व्यक्ति धार्मिक होगा। संप्रदाय को मानने वाली अलग हमारी मत भिन्नताएं हो सकती हैं। इस बार क्या नयापन मुझे दिखा पिछले 3 महीने में, तकनीकी क्षमता का जो विकास था, जो अब तक गॉड स्थान पे था, सहायक उद्देश्य की श्रेणी पे था, अब मुझे लगता है ये यहां से शिफ्ट होकर ट्रांसमिट करेगा और अब ये प्राथमिक उद्देश्यों की श्रेणी में जाएगा। और फिर मैं कहूंगा तकनीकी पक्ष का विकास मात्र विचारों तक सीमित ना हो, और मात्र यह भ्रम भी ना हो कि तकनीकी पक्ष का विकास यह है कि हम वी हैव टू यूज द मशीन्स, वी हैव टू यूज द टूल्स, वी हैव टू यूज द एप्स ओनली। If we are using the scientific information, if we are using the scientific knowledge, it means we are using technology. और टेक्नोलॉजी शिफ्ट होकर प्राथमिक स्तर पे जाएगी, और इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसा मेरे अभी डॉक्टर तंवर मैम ने भी कहा कि बहुत जरूरी है कि अब लोकतांत्रिकरण हो तकनीक का, डेमोक्रेटाइजेशन हो तकनीक का, नीचे तक पहुंचे, हर तबके तक पहुंचे, अफोर्डेबिलिटी हो, उसकी अवेलेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि आज से 10 साल बाद हम पुनः एक वेबिनार कर रहे हो कि टेक्नोलॉजिकल पॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हो। 10 साल बाद हम चर्चा इस पे कर रहे होंगे, हो सकता है सब टेक्नोलॉजिकल पॉल्यूशन को कैसे रिमूव किया जाए। और मैं अभी दावा करता हूं, हमारी उम्र अभी बहुत बची है, तब हम कर रहे होंगे द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल पॉल्यूशन ऑन द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ा है। हम फिर वही करेंगे, क्योंकि मानव की वृत्ति है, वो यथास्थिति से परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन में पहुंच के पुनः यथास्थिति चाहता है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसके अतिरिक्त हमको तकनीकी विकास करना है, जो हम देख रहे हैं। मैं नहीं जानता था पहले यूट्यूब से कैसे देखा जाता है, कैसे जूम से जुड़ा जाता है, कैसे मीट ऐप नाम की भी कोई चीज होती है, टीम ऐप भी कोई होती है, गो टू वेबिनार भी कुछ होता है। मैं जुड़ रहा हूं, धीरे धीरे सीख रहा हूं। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं सब कुछ नहीं सीख पाया, मुझे गर्व इस बात का है कि मैं कुछ सीख रहा हूं, और ज्यादा गौरवान्वित इस बात को लेकर हूं कि मुझे उम्मीद है कि मैं और सीखना चाहता हूं। मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। यह तकनीकी विकास का पक्ष है जो प्राथमिक उद्देश्य की श्रेणी में जाने वाला है। इसके साथ साथ नवीन उद्देश्य अब जुड़ने वाले हैं। स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता की भावना का विकास। आपने खुद देखा होगा पिछले 3 महीनों में, हम धन्य हैं सब जो हाथ धोने की विधा हम बचपन से अपने गांव देहात में छोड़ के आ गए थे कि घर के बाहर हमें जूते उतारने हैं, घर के बाहर हमें अपने हाथ धोने हैं, हाथ धोने की सामग्री घर के बाहर होगी,
उस सारी विधा को हम सब बाहर उतार के आते थे। वहीं एक कपड़ा होता था पहुंचने के लिए हमें, हम उससे हाथ मुंह पहुंच के तब अंदर घुसते थे। आज वही हमें अंग्रेजी में उन्होंने सिखा दिया तो हमें अच्छा लग रहा है। हाइजीन, बस इतना फर्क उन्होंने कर दिया, प्रॉपर हाइजीन, हमें आज वो अच्छा लग रहा है। अब जरूरी है पुनः इस उद्देश्य को समाहित किया जाए कि स्वच्छता के प्रति बच्चों में संवेदनशीलता मात्र इन 3 महीने ना रहे, ऑब्जेक्टिव के रूप में बच्चों को इसकी ट्रेनिंग कराई जाए। इसके साथ साथ एक नया ऑब्जेक्टिव मुझे दिख रहा है, शारीरिक दूरी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग। हम इसको मात्र 3 महीने तक सीमित ना रखें। हम इस बात को समझ चुके हैं संक्रमण कैसे फैलता है, और यह अंतिम संक्रमण नहीं है, बहुत संक्रमण है जो भविष्य में आएंगे। पॉपुलेशन बढ़ेंगी, विज्ञान बढ़ेगा तो समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जितने आप नई आवश्यकताओं के विपरीत सृजन करेंगे तो उन सृजन के सापेक्ष समस्याएं स्वतः ही पैदा होंगी, ये लाजमी है। तो बहुत जरूरी है कि शारीरिक दूरी के सिद्धांत को हम एक उद्देश्य के रूप में बच्चों को पढ़ाएं। इसके साथ साथ प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशीलता, इसके स्वास्थ्य के प्रति। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों को बोलते हुए सुनता हूं कि साहब पठानकोट से धौलाधार पर्वत अब दिखने लग गया है, सहारनपुर से मसूरी की पहाड़ियां दिखने लग गई हैं। साहब इसमें कतई हमारा योगदान नहीं है, हम भय की वजह से घर पे बैठे हैं इसलिए दिख रही हैं वो, हमने उसमें कुछ नहीं किया है। ये भी प्रकृति का अपना ही प्रयास था जिसमें वो सफल हुई। हमारे प्रयास से तो हमने संक्रमण ही फैलाया था, हमारे विज्ञान ने। ये एक प्रकृति के प्रति पॉजिटिविटी हम सबको दिख रही है। हम आने वाले समय में वृक्ष लगाएं। मैं कल आरएचओ साहब का आदेश पढ़ रहा था, गौतम बुद्ध नगर को भी एक टारगेट दिया 2 लाख वृक्ष लगाने। हम सभी उसके प्रति संवेदनशील हों, इसके प्रति धीरे आगे और बढ़ूं कि हम सभी को जल संरक्षण के प्रति भी संवेदनशील होना है। एज ए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बच्चों को पढ़ाया जाए। जल हम बचाएंगे तब हमारा कल बचेगा। मात्र हमें बोलना नहीं है, हमें करना है। और इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन कैसे किया जाए, उस वक्त मनोस्थिति को कैसे संतुलित रखा जाए, ये सब हम बच्चों को ऑब्जेक्टिव के रूप में अब पढ़ाना शुरू करें। तो ये मुझे चेंजेस दिख रहे हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। थोड़ा और आगे बढ़ूं मैं कि अब टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या फर्क आएगा, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं ब्लेंडेड मेथड के रूप में, कि अब तक जिसको हम लोग चॉक एंड टॉक मेथड के नाम से जानते थे, और मैं फिर कहूंगा एज ए टीचर वही श्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है, पर मैं फिर कहूंगा एकमात्र वही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उसके अलावा भी अगर कुछ श्रेष्ठ है हम उसको अपना लें। इसके साथ साथ अब हमको आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेथड की ओर, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट मोड ऑफ टीचिंग या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अरे जब हम उस परंपरा के हैं जिस परंपरा में द्रोण जैसा गुरु रहा हो, विवेकानंद जैसा आदर्श हो, विश्व गुरु यूं ही थोड़ी बन गए थे। विश्व गुरु बनने के लिए विश्व के समस्त ज्ञान को हमने अर्जित किया था, तब हम विश्व गुरु बने थे। हर समस्या का समाधान हमारे पास था, हम तब विश्व गुरु बने थे। हमारे लिए कुछ बहुत जटिल नहीं है। शिक्षण विधि में जिसको मैंने पढ़ाया, आपको भी कहा, ब्लेंडेड मेथड, चाहे वो फेस टू फेस ड्रिवन मोड हो, चाहे वो फ्लिप्ड क्लासरूम मोड हो, चाहे वो रोटेशन मोड हो, या 100% ऑनलाइन मोड हो, अब हम इसको यूज करें टीचिंग मेथड में। थोड़ा आगे और बढ़ूं, पाठ्यक्रम में क्या चेंज आएगा। अब तक हम जब पाठ्यक्रम का निर्माण करते थे, मेरे सभी वरिष्ठ साथी बैठे हैं, तो हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स उसमें फॉलो करके चलते थे। द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम शुड बी बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। बाल केंद्रित हो वो अब भी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी हो वो अब भी रहे, कोरिलेटिव हो वो अब भी रहे, इंटीग्रेटेड हो वो अब भी रहे, वैल्यूज हो उसमें टोटलिटी हो वो अब भी रहे। पर मेरा एक निवेदन है, नाउ इट शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। भविष्य के लिए क्या जरूरी है, वर्तमान के लिए हम अपने आप को पारंगत कर रहे हैं वो सही है, भविष्य के लिए क्या आवश्यक है। अब कंटेंट डेवलपमेंट के लिए हमें और आगे इस रूप में बढ़ना है। अब हमें ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। हम जब करिकुलम डिजाइन करते थे तो 3 तरह के डिजाइन पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन है, एक चाइल्ड सेंटर डिजाइन है, और तीसरी थी प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन। अब तक मेरा मानना यह है कि हमें सब्जेक्ट सेंटर और चाइल्ड सेंटर से उठ के थोड़ा आगे बढ़ें। अब हम प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम बनाएं कि कंटेंट ऐसा हो कि बच्चे के मस्तिष्क में वो उथल पुथल पैदा करे, मैनिपुलेशन करने के लिए उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप करे।
कंटेंट का नेचर ऐसा हो कि बच्चे के सामने वास्तविक रूप में समस्या प्रकट हो और उनके समाधान करने का वो प्रयास करे बच्चा। जैसे मैं छोटा उदाहरण दूं, यदि मैं बच्चे से कहता हूं कि मुझे जूम ऐप के माध्यम से आज एक किसी मीटिंग में जुड़ना है और मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो मेरे बच्चे को मैंने एक प्रॉब्लम दी, मेरा बच्चा कहेगा रुकिए चाचा या रुकिए पापा, मैं देखता हूं, प्ले स्टोर में जाता हूं, आपने क्या बोला जूम, पहले उसने लिखा JOM, पापा नहीं मिला, मैं कहूंगा बेटा Z डाल के देखो शायद Z से मिले, ZOOM जूम, हाँ पापा Z मिला, बेटा अब ये कह रहा है इंस्टॉल करो, मैंने इंस्टॉल किया, मैं पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आ रहा हूं। जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन, ऐसा हो कि बच्चा उस प्रॉब्लम को खुद फील करे और उसको सॉल्व करे, जिसे कहते हैं सेंस ऑफ सक्सेस वो फील करे। सेंस ऑफ सक्सेस फील करेगा तो उसका इंपैक्ट उसके इंस्पिरेशन पे, उसके कॉन्फिडेंस पे पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, बहुत जरूरी है। अब कंटेंट डेवलपमेंट के लिए मात्र टीचर्स इन्वॉल्व ना हो, अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो हो ठीक है, पर करिकुलम स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट होते हैं उनको ऐड किया जाए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट को ऐड किया जाए करिकुलम डिजाइनिंग एक्सरसाइज में, और इसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को भी ऐड किया जाए करिकुलम डिजाइन के प्रोसेस में। थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ूं अब साहब कि करिकुलम में हमें क्या ऐड करें। मुझे मेरा निवेदन है, मेरे बड़े भाई भी बैठे हो अगर, भारद्वाज जी, हेल्थ एंड हाइजीन को हम करिकुलम का कंपलसरी पार्ट बनाएं। हम बच्चों को अब पढ़ाएं महामारी का इतिहास। महामारी के आने के बाद मुझे पता पड़ा है कि 1720 में भी आई थी, 1820 में भी आई थी, 1920 में भी आई थी। मुझे क्यों नहीं पता है कि 1920 में भी आई थी। हम इतिहास बच्चों को पढ़ाएं। संक्रमण क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, इसके क्या अर्थ हैं, इसके क्या प्रकार हैं, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या उपचार हैं, हम बच्चों को ये करिकुलम में उन्हें ऐड करें। मेंटल हेल्थ के बारे में उनको पढ़ाएं, उसके लिए कैसे योग आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है, योगासन कैसे आवश्यक है। डिजिटल स्किल्स बच्चों को ऐड करें। कंटेंट ऐसा डिजाइन हम लोग करें बच्चों में प्रेम उत्पन्न हो, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, शारीरिक दूरी के सिद्धांत को वो माने। और सबसे बड़ी बात, हम करिकुलम ऐसा डिजाइन करें कि उनका जो स्ट्रेस लेवल हो बच्चों का कम हो, तनाव बच्चों का कम हो, जो उनका इमोशनल एस्पेक्ट है उसको ग्रूम करने का अवसर मिले, हेल्दी हैबिट्स डेवलप की जाएं। जब तक हेल्दी हैबिट्स नहीं होगी इन्फेक्शन को हम नहीं रोक सकते हैं। बच्चों को पता हो गुड टच क्या है, हमें किस शरीर के हिस्से को, नाक को नहीं छूना है, आंखों को नहीं छूना है, इससे इन्फेक्शन होता है। गुड टच, बैड टच, हमें बच्चों को सिखाना है। इसके साथ साथ हमें बच्चों को बताना है, हम बच्चों को ऐसा साहित्य पढ़ाएं जिस साहित्य को पढ़ के बच्चे मोटिवेट हों और पॉजिटिविटी उनमें जागे। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं, हिंदी में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, अगर हम शिव नारायण पांडे को पढ़ते हैं राणा प्रताप को लेकर, कि पड़ी अचानक नदी अपार, कैसे घोड़ा उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब जब ऐसा गौरव दिखेगा, ऐसी सकारात्मकता दिखेगी, इतनी आशावादिता है इस साहित्य में, तो उसको पढ़ने वाला बच्चा पॉजिटिव क्यों नहीं होगा, अपनी क्षमताओं पर उसे विश्वास होगा, अपने इतिहास पे उससे गर्व होगा। ऐसा साहित्य बच्चों को पढ़ा जाए। इससे आगे और बढ़ूंगा, बस मैं मुझे टीचर देख रहे हैं, 10 मिनट की अनुमति दें, तो इशारा कर दे, मैं बंद कर दूंगा। मैं लास्ट 10 मिनट लूंगा बस अपने। इसके अलावा जो एक चिंतन हम सभी के लिए अवसर है यहाँ पे, जो एक समस्या उत्पन्न हुई, जो शिक्षकों के साथ समस्या देखी गई इस पैंडेमिक में, जो खासकर जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हैं, उनकी सेवा शर्तों को लेकर शासन को अब गंभीर होना पड़ेगा। विशेषकर इस संक्रमण काल में उनके वेतन को लेकर समस्याएं आई, उनके अवकाश को लेकर समस्याएं आई, उनकी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर समस्याएं आई, क्या उनको निःशुल्क दिया जाए ना दिया जाए, ये समस्या महसूस की गई। अब मैं चाहूंगा शासन से, जो भी नियोजक हैं, इस विषय पे गंभीरता से विचार करें। शिक्षक की सेवा शर्तें, उनकी सैलरी किस प्रकार से हो, ताकि वो भी उस संघर्ष में अपने आप को किसी से पीछे महसूस ना करें। उनके वेतन की सुरक्षा हो, उनके रोजगार की सुरक्षा हो, जॉब सिक्योरिटी हो। इवन आप मानेंगे, इस बार आपने पढ़ा होगा अनुराग चौधरी को, उन्होंने सीबीएसई जो सेक्रेटरी हैं इसमें, उन्होंने लेटर लिखा स्टेट गवर्नमेंट को और सारी यूनियन टेरिटरीज को लिखा है कि प्लीज टीचर्स की सैलरी को लेकर अधिक सेंसिटिव हो जाएं और अधिक, नया वर्ड जो दिया, होलिस्टिक हो जाएं। काइंडली सी द मैटर ऑफ टीचर्स सैलरी सेंसिटिवली एंड होलिस्टिकली। ये वो समस्या आई इस बार, जिसका समाधान करना है हम सभी को भविष्य में। सबसे बड़ी बात यह थी कि शिक्षकों के पास एक हथियार होता था संगठित होने का। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये भी कहता है कि ऐसी स्थिति में आप संगठित भी नहीं हो सकते हो। तो इस समस्या का हम सभी ध्यान रखें और इसके साथ साथ उन टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए।
स्काइप को कैसे चलाना है, गूगल क्लासरूम कैसे जनरेट करने हैं, गूगल हैंगआउट्स कैसे वर्क करेंगे, इन सब की ट्रेनिंग उनको दी जाए। और टीचर्स को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर एक चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है, जो मुझे महसूस हो रहा है, टीचर्स में एक डिजिटल डिवीजन साफ दिखाई दे रहा है। वो टीचर जो अपने आप ज्ञान का हिमालय है, वो टीचर जो अपने आप में चलती फिरती संस्था है, यदि उसको तकनीक नहीं चलानी आती है, वो इस दौर में अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है। अपने आप में वो बरगद है ज्ञान का, वो बरगद अपने आप को महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अनुपयोगी तो नहीं हो गया। हमें ध्यान रखना, ये डिजिटल डिवीजन सोसाइटी में ना तो टीचर्स में हो ना बच्चों में आए। किसी के पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बहुत अच्छी नेट फैसिलिटी है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल है, किसी के पास शायद ना हो। इस डिवीजन का हम सभी को ध्यान रखना है। ना टीचर में डिवीजन हो। आप खुद महसूस करेंगे टीचर्स दो क्लास में बढ़ चुके हैं। एक वो टीचर जो कि इस टेक्निक से अपने आप को दूर करना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहते हैं, इसलिए कि जो उनका गर्व था, जो उसका गौरव था, जो उनका भूषण था, उनका अपना ज्ञान, उसको कहीं ना कहीं इस तकनीक के 4 बटनों ने ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये 4 बटन यदि मुझे दबाने नहीं आते हैं तो मैं पिछड़ गया। इसका हम सभी को ध्यान रखना है आने वाले समय में। और एक सलाह और दूं कक्षाओं को लेकर, आने वाले समय में कक्षाएं मात्र फिजिकल क्लासरूम ना रहें, अब वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में जनरेट किए जाएं, डिजिटल क्लासरूम के रूप में जनरेट किए जाएं, ताकि टीचर्स के लेक्चर्स रेगुलरली वहां रिकॉर्ड होते रहें। टीचर को लगता है मेरा ये लेक्चर अपने आप में मैं फुली प्रिपेयर्ड हूं, तो उस दिन वो उसको रिकॉर्ड करे। और इसके साथ साथ क्लास में बैठने की जो व्यवस्था है वो अब प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के हिसाब से हो। मेरे बड़े भाई जेएस भारद्वाज जी मेरे साथ अभी बैठे होंगे। एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन मान के चलती है कि एक बच्चे को 10 स्क्वायर फीट स्पेस दिया जाएगा बैठने के लिए। क्या अब यह संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 500 स्क्वायर फीट के कमरे में हम अब तक 50 बच्चों को बिठाते थे, क्योंकि 10 स्क्वायर फीट हम एक बच्चे को मान के चलते थे। पर अब सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग में हमको आने वाले समय में छात्रों की संख्या बहुत कम करनी पड़ेगी, ताकि हम कम से कम वो जो दूरी है 6 फीट की, हम उसका अनुपालन कर सकें। यह फर्क मुझे साफ दिख रहा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, लास्ट 5 मिनट मेरे रह गए हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मैं आपको एक बात कहूं, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। जो हमारी जो परंपरागत शिक्षण की विधा है, उसका जो सांवेगिक पक्ष है वो और पक्षों से इतना उच्च कोटि का है कि वहां तो मन करता है कि वो अपने आप में स्वयं कसौटी है, और जो गुण स्वयं कसौटी होता है उसको किसी और कसौटी पे नहीं परखा जाता। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप तो उसी परंपरागत शिक्षण विधा का ही अलंकरण है। मैं आपको तर्क दूंगा एक इस बात का। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर लिज विलन की स्टडी है, अमेरिकन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वो उसके एडिटर हैं, जिसको हम लोग हैशिंगर रिपोर्ट के नाम से कोट करते हैं। उन्होंने 1500 टीचर्स से डेटा लिया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, और 3000 स्टूडेंट से बात की। उन्होंने कहा कि सच बताओ, ऑनलाइन मोड से क्या वाकई वो फील कर पा रहे हो जो आप करते थे? तो वो हैरान हो जाएंगे इस बात को सुन के। हर बच्चे ने ये कहा कि नहीं साहब, मिस करते हैं टीचर्स का जो हमें बार बार टोकना होता है, साथियों के साथ जो बैठ के खाना खाया जाता है, इंटरवल की घंटी हम मिस करते हैं, कॉरिडोर में दौड़ना हम मिस करते हैं, टीचर्स का मोटिवेशन मिस करते हैं, टीचर्स की जो तनी हुई आंखें होती हैं वो हम मिस करते हैं, माँ का जो ममत्व उसके रूप में हमें दिखता था, बहन दिखती थी हमें अपने सामने, हम उसको मिस करते हैं। क्या कोई व्यक्ति चाहेगा ये कैरी ऑन रहे? आप मानेंगे, डॉक्टर लिज विलन कहते हैं, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट हैज सेड, इम्पॉसिबल, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सीधी बात यह है, जब तक द्रोण नहीं होगा तब तक अर्जुन नहीं बनेगा। द्रोण का होना जरूरी है, पर ठीक है, परिस्थिति आज है तो हम उससे मुकर नहीं सकते। अंतिम मेरी सलाह परीक्षा पद्धति को लेकर, बहुत द्वंद्व है आज, क्योंकि इस समय ये वैश्विक महामारी आई जबकि हम सभी कहीं ना कहीं परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे थे, और जिसका बहुत हद तक यूजीसी ने, सीबीएसई ने प्रयास भी किया। कैरी फॉरवर्ड स्कीम लेके आए वो लोग कि कुछ बच्चों को बिना पढ़े अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर भी कुछ पॉलिसीज लाए, जिसको हम लोग ओपन बुक सिस्टम या ओपन चॉइस सिस्टम के नाम से जानते हैं, या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या ऑनलाइन असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन।
ये नए तरीके लाए। कल परसों एक नया तरीका सीबीएसई का और आया कि बच्चों को 50% इंटरनल इवैल्यूएशन के दिए जाएं और 50% उसको लास्ट ईयर की उसके अचीवमेंट के दिए जाएं। नो डाउट कई प्राइवेट असेसमेंट एजेंसीज हैं, उन तक की रिपोर्ट ये आ रही हैं कि साहब हमारे पास डेली कम से कम 80 या 90 संस्थाओं के फोन आते हैं जो कि हमसे पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन मोड से परीक्षाएं हम कैसे करा सकते हैं। इट मीन एक नए अस्त्र से हम सभी सुसज्जित होने का प्रयास कर रहे हैं। यहां बहुत गुंजाइश है, नो डाउट। हम सभी को एक ऐसा टूल डेवलप करना पड़ेगा। मैं तो ये मान के चलता हूं यदि स्थिति ना होती तो क्या हम इस गंभीरता से इस विषय पे चिंतन करते? हम नहीं करते। तो मैं एक पॉजिटिविटी यहां से खोज रहा हूं कि समस्या तेरा मैं ऋणी हूं कि यदि तू ना होती तो समाधान मेरे समक्ष ना होता, और ना समाधान के लिए मेरे अंदर की जो सृजनात्मकता है वो द्वेलित होती, वो ऊर्जित होती। वो द्वेलित हुई, वो ऊर्जित हुई, तो मैंने समाधान दिया, और जब मैंने समाधान दिया तो नया सृजन किया ना मैंने। मुझ में वो मातृत्व का भाव तो आया, वो श्रेष्ठता का तो भाव आया मुझ में। मैंने कुछ नया किया। हम सभी ध्यान रखें, भविष्य में मेरी सरकार से अनुरोध है, व्यवस्थाओं से अनुरोध है कि मैं ऐसा टूल डेवलप करें जो 100% रिलायबल हो, 100% वैलिड हो, 100% उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो। और सच में एक बात और कहूं, अक्सर हम शिक्षकों की यह विशेषता है कि हम हर चीज के जब हम पहलुओं को देखते हैं, मैं भी उसी श्रेणी में सम्मिलित हूं, तो हम ये देखते हैं कि इसके क्या नुकसान होने वाले हैं। मेरे ख्याल से हम प्रयास करें, पहले ये सोच के चलें 20% सफल होगा पहली बार, क्योंकि हम इसका प्रयोग 20% के ही सापेक्ष करेंगे। 25% सफल होगा यदि हम इसका प्रयोग मात्र 25% के सापेक्ष करेंगे। अनुसंधान होंगे, प्रयोग होंगे, त्रुटियां होंगी, हो सकता है हम इसका प्रयोग ना भी करें, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, हमारी भारतीय आधार जो हमारी भूत व्यवस्था वो इतनी व्यापक है, फिर भी हम इसको एक तुरप के इक्के के रूप में अपने पास जरूर रखें भविष्य के लिए। कल मैं रामायण या महाभारत जब मैं रेगुलर देखता हूं तो मैं देख रहा था महाभारत में कि कर्ण को जब देखा घटोत्कच समक्ष उत्पन्न हुआ है, और घटोत्कच की उम्मीद नहीं थी कर्ण को, क्योंकि वो शक्ति उसने अर्जुन के लिए रखी हुई थी, शेष एक शक्ति उसने बचा के रखी थी जिसका वो प्रयोग नहीं कर रहा था, और जब आकस्मिक विपदा आई घटोत्कच के रूप में तो उसने उसका प्रयोग किया। यही शिक्षक के लिए है, एक शक्ति अपने पास आज अर्जित करके रख ले, और जब भविष्य में आपदा आएगी तो उसका स्मरण करेंगे और उस आपदा का उससे संहार हम करेंगे। उस आपदा का हम इस प्रकार उसका हम संहार करेंगे। बहुत सरकार ने प्रयास किए हैं। ये माना गया है कि सब बच्चों की प्रेजेंस लगा दी जाएंगी, जिसको हम लोग मान के चलते हैं डीम टू बी प्रेजेंट मेथड। इस प्रकार से परीक्षा व्यवस्था में हम सभी सुधार लाएंगे। और अंतिम 2 मिनट लेके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा कि शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यताएं और स्थापना की शर्तों में भी अब संशोधन होना आवश्यक है भविष्य में। आप देखेंगे इस वैश्विक महामारी में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने 1225 स्कूल्स को सरकार के सुपुर्द किया कि लीजिए आप इनको आइसोलेशन सेंटर या अस्पतालों के रूप में इनका यूज कीजिए। आप 645 नवोदय विद्यालय समिति ने अपनी संस्थाओं को सरकार को सुपुर्द किया कि लीजिए आप इनको एज आइसोलेशन सेंटर चलाइए। सीधी बात है, राष्ट्र की संस्थाएं हैं तो राष्ट्र की समस्याओं के प्रति अगर वो संवेदनशील नहीं होंगी तो कौन संवेदनशील होगा। और विद्यालय समाज का लघु रूप ही तो है। अगर समाज में कोई समस्या है तो विद्यालय उसे सॉर्ट आउट करेगा। इसके लिए जरूरी है आने वाले समय में कि शैक्षणिक संस्थाओं को शहर से दूर बनाया जाए। दूसरा निवेदन जो ठीक इसके साथ एक शर्त के रूप में है कि समस्याएं शहर से दूर हो, विद्यालय शहर से दूर हो पर सड़क से या मुख्य मार्ग से दूर ना हो। शहर से दूर हो पर मुख्य मार्ग से दूर ना हो, क्योंकि जब वो अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे तो एम्बुलेंस वहां इजीली पहुंच सके, मेडिकल फैसिलिटीज वहां पहुंच सके, पार्किंग की उचित व्यवस्था हो वहां पे, ताकि बड़े बड़े वाहन इजीली अंदर आ सके, वह वहां से पीछे बैक हो सके, नेचुरल वेंटिलेशन हो संस्थाओं में। इन चीजों को ध्यान रखा जाए। प्रॉपर टॉयलेट्स हो, हैंड वॉश की पूरी व्यवस्था हो वहां पे, प्रॉपर वाटर अरेंजमेंट्स हो। अब जब हम संस्थाओं को मान्यताएं दें तो जो स्थान हम लाइब्रेरी को देते हैं, जो हम लैब्स को देते हैं, वही टॉयलेट्स को और वही वाटर अरेंजमेंट्स को हम दें कि वाटर पॉइंट उतने प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो कभी भी विपदा में उन संस्थाओं को हम राष्ट्र के एक सेवा के रूप में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मैथ्स की फैसिलिटी हो संस्थाओं में,
एक स्थान ऐसा हो यदि आवश्यकता के अनुरूप, यदि कभी बहुत अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था पड़े तो कोई स्थान क्या वहां पे है ऐसा? क्लासरूम्स का आकार बड़ा हो, प्रॉपर रेस्ट रूम हो विद्यालयों में। अब इस बात को ध्यान रखा जाए, यदि डॉक्टर्स वहां पे रुकते हैं, सर्जन वहां पे रुकते हैं, मेडिकल किट वहां स्टोर की जाती हैं, तो सब प्रॉपर रेस्ट रूम हो वहां पे, प्रॉपर बाउंड्री वॉल्स हों सिक्योरिटी के पर्पज से। जो हमने इस बार देखा कि लोग दीवारें कूद के भाग रहे हैं, जो क्वारंटीन थे लोग वो दीवारें कूद के भाग रहे हैं, वो दीवारें कूद के ना भागें, प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम हो। डिफरेंटली एबल्ड जो पेशेंट्स हो सकते हैं, जिनके हम ये मान के चलते हैं ऐसा भी कोई पेशेंट होगा, तो उन फैसिलिटीज को अब बिल्कुल मैंडेटरी किया जाए कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए वहां पे प्रॉपर रैम्प्स हो, जो अदर फैसिलिटीज हो, टॉयलेट्स में उस तरह के अरेंजमेंट्स, टेलीफोनिक सिस्टम वहां बिल्कुल स्ट्रांग हो, रिक्रिएशनल एरिया जनरेट किया जाए। यदि कभी आकस्मिक रूप से उसको हम एक अस्पताल के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो मरीजों के लिए या और व्यक्तियों के लिए एक रिक्रिएशनल एरिया हो। इसके साथ साथ प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और खासकर बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था करने के लिए वो संस्थाएं तैयार हों। ये मेरा अपना एक सुझाव है, मेरी अपनी एक सलाह है। और मैंने माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा आगे गया, मैं अपनी बात को बिना किसी औपचारिकता से यहीं समाप्त करूंगा। पूरी संस्था को, प्राचार्य को, इस महाविद्यालय के प्रशासन को, डॉक्टर भारद्वाज जी को, डॉक्टर दिव्या मैम को, और मेरे साथ जो जुड़ी हुई हैं डॉक्टर दिव्या प्रतिभा गुप्ता मैम प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर विनीता राणा मैम कन्वीनर, डॉक्टर सपना शाह मैम को कन्वीनर, अनुराधा गुप्ता मैम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा चाहता हूँ, समय थोड़ा मैं ऊपर ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल व्यूज विद अस। आपने जितना भी समय लिया है सर, उस समय का हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उस समय की उस सीमा को हम कभी भी ये नहीं फील कर पाए कि आपने समय ज्यादा लिया है, बल्कि वो आपका सेशन इतना इंटरेक्टिव था कि लग रहा था कि हम सुनते जाएं और आप सुनाते रहें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस इनविटेशन को स्वीकार किया और हमें अपने विचारों के साथ इस तरीके से जोड़ा। नाउ आई वेलकम एंड इनवाइट आवर co-convener of this webinar, Dr. Sapna Shah. She has been teaching as an assistant professor in education department since 2009. I would now like her to sum up the proceeding of this webinar. Welcome, Sapna Shah ma'am. Thank you, Dr. Vinita Rana ma'am, for providing me the opportunity to sum up today's proceedings. It's been a wonderful event. Our three respected resource persons, they have delivered their views on this topical subject. Their lively addresses have enlightened all of us, and we are grateful to our guests for this. I have been asked to sum up the proceedings of this webinar. It is an onerous task to sum up the deliverance of view which have ranged over a wide field. I would endeavor to draw attention to some important points which were raised by our esteemed speakers. Professor J.S. Bharadwaj rightly stated that COVID situation has forced the closure of an educational institution with no clarity of reopening. He raised the important question of compatibility of e-resources and learning. The implementation of the e-resources method is seriously challenged by issues like low internet connectivity and other technical matters. These reduces the effectiveness of resources. He suggested that technical experts will have to come to the aid of academicians in providing learning through e-resources in a holistic manner. He also laid great emphasis on the importance of value in learning. He further stated that the personal touch of teacher makes the traditional classes more interesting in comparison to online classes, and that online classes can be best supplemented the traditional classes but not replace them. This, as everyone will of us will agree, is something we all realize daily. Thank you, Bharadwaj sir, for bringing so much clarity of these issues. Professor Divya Tawar dwelt on technical aspect of teaching, stated that all were familiar with regular education, but technical inputs in education has already begun seeping in through things like smart boards. Now e-learning had taken education to greater heights.
She explained to us as to what is creativity in e-learning, why imagination is very important. She explained the simulation method and storytelling method and how to make the lectures interesting so as to catch the attention of the students. Madam further explained the concept of branching methods, and the curriculum has to be designed and restructured as per situation in job market. She emphasized that education system is more than mere learning of curriculum, and that one has to be aware of the situation around us in designing course modules. Madam, your suggestions regarding involvement of student as resources for future webinar is well taken. Further roadmap will be designed with this help only. The issue of lack of resources and connectivity was also elaborated with clarity. Dr. Sanjeev Kumar sir stated that blended learning is not a new concept. He emphasized the importance of retaining objectivity in discussions, that truth is never static or singular. It changes as per the context and situation. He raised the very important issue of analyzing issues and resolving them. Blended learning was now being brought out in a new situation. He distinguished the concept of technology as being different from using machines, that all techniques used in teaching could well qualify as use of technology. In addition to traditional classroom mode, he emphasized flipped classroom learning to the extent of 50% of teaching. Sir further stated that online driven mode or soft mode is now coming up with and should be utilized appropriately. Sir, Sir concluded that blended learning is important component of, can you hear me? आवाज clear है? Yeah, clear. Yes, ma'am. Yes, Clear ma'am. है. Okay. Sir concluded that blended learning is important component of learning, though it may not the complete education. He also suggested to convert the pandemic situation into an opportunity, as suggested by our Honorable Prime Minister. Sir, your views were very thought-provoking and most impactful. Thank you, sir. And the biggest takeaway from this webinar has been the huge accretion to our knowledge. I'm sure I speak for all of us attending this webinar when I say that our understanding on this topic has grown manifold. On behalf of the entire NCP fraternity, I sincerely thank our respected guests, Professor J.S. Bharadwaj sir, Professor Divya Tawar ma'am, and Dr. Sanjeev Kumar sir for devoting their valuable time to this webinar. At this point, I would like to thank Anuradha Gupta ma'am for providing technical support for this webinar. With these words, I call upon our principal ma'am, Dr. Pratibha Gupta, and humbly invite her to this platform to deliver vote of thanks. Seeing the enthusiasm and commitment of principal ma'am, I am reminded of a couplet in Hindi. चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. Over to you, principal ma'am. Yes, thank you, Sapna ma'am. Thank you very much, all the eminent academicians. I want to say some lines for all these learned scholars and academicians. मूर्ति वंदनीय है, मूर्ति वंदनीय है इसीलिए नहीं कि उसमें देवता है. मूर्ति वंदनीय है इसीलिए नहीं कि उसमें देवता है, बल्कि इसीलिए कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है. मैं डॉक्टर संजीव कुमार, अपने तीनों ही भारद्वाज जी और अपने तंवर मैडम को बिल्कुल हृदय से ये कहना चाहती हूँ कि तराशे जाने का दर्द सहा है, तभी हम उनको इतने मतलब उनका एक एक शब्द, उनकी जो चीजें हैं, जो कुछ संजोया है, उन्होंने जो कुछ बताया है, इन्होंने संजीव कुमार जी ने और सभी लोगों ने, वो हमने बहुत दिल से उसको सुना है और वो हमें अच्छा लगा है. तो हमने we listened all the resource persons and we enlightened with their valuable and remarkable thoughts. Of course, in future
we have to know the importance of e-resources, e-content and e-teachers. And these e-teachers are the new generation of teachers who will work in an internet environment in both regular and virtual classes, classroom situations. In current situation of COVID-19 pandemic, we have to review ourselves as a teacher, what outcomes will happen by traditional and online approach in teaching learning. We can say cognitive domain only will be fulfilled by online teaching, but effective and psychomotor domain will not be developed by this online approach. These domain will be developed by traditional teaching only. उसका महत्व हम जैसे सर ने कहा कि जब तक द्रोण नहीं होंगे तब तक अर्जुन नहीं पैदा होंगे। हमारे एक टीचर थे वनस्ली में, वो कहा करते थे मेरी आंखों में देखो, जब तक नहीं देखोगे तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। तो ये है कि टीचर और टॉट का तो रिलेशन ऐसा है एक माँ और बच्चे की तरह, तो वो उसको समझेगा देखेगा अच्छी तरह, तभी वो उसको अच्छी तरीके से रिसीव कर पाएगा। और तभी वो जो कह रहे थे अभी संजीव कुमार जी कि वो रिलेशनशिप तभी स्थापित हो पाएगी। भारद्वाज जी के ने जो कुछ भी बताया उससे हमने बहुत को वो जो तीनों पक्षों की बात की, जब तक स्टूडेंट टीचर के सामने नहीं होगा तब तक उसके अफेक्टिव डोमेन का विकास नहीं होगा। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बाहर मिलना, एक टीचर के व्यक्तित्व से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, खाली इन बुक्स से और किताबों में जो लिखा है उनसे नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी से, एक टीचर की पर्सनैलिटी से भी बालक सीखता है। तो जो ट्रेडिशनल टीचिंग में है वो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हमें ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके जितने भी तरीके हैं, बहुत सी ई कंपनीज आ रही हैं जो बहुत नई तरीके की चीजें ला रही हैं, उन सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और हमें बिल्कुल वो जो एक आंकड़ा बताया कि हम 20% या 30% उसको यूज करें तो हम भी उसमें पारंगत होंगे। और आजकल की जनरेशन भी उस सबको सुनने में उसे भी कई बार बहुत अच्छा लगता है कि क्लास में ना जाए। तो इस कॉलेजेस ऐसे हों जिसमें इस तरीके की सारी सुविधाएं हमें हों और इन सारी चीज़ों को हम प्रयोग करें। तो ये ई कंपनीज स्मार्ट क्लासेस जस्ट एज 3D एनिमेशंस, वीडियो लेक्चर एंड अदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी अरेंज कर रही हैं, तो उन सब पर हम ध्यान दें। अगेन मैं बार बार थैंक्स करना चाहती हूँ अपने सभी रिसोर्स पर्सन्स और बहुत ही एमिनेंट एकेडमिशियंस का जिन्होंने अपने वैल्यूबल टाइम दिया हमें और अपने थॉट्स से हमें अवगत कराया। ऑन बिहाफ ऑफ एनसीपी एंड द ऑर्गेनाइजर टीम ऑफ द वेबिनार, आई थैंक टू ऑल ऑफ यू। तो इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वेबिनार सफल हुई है। थैंक यू मैम, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, फीडबैक कौन चैट आगे भी ऐसे ही हेलो हेलो फीडबैक कौन चैट बॉक्स में डाल आप लोग सब फिल कर लीजिए। फीडबैक फॉर्म आपके चैट बॉक्स में वो लिंक दे दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for thank you, Leda, ma'am. Technical support सच में हम कुछ नहीं थे. Thank you for your efforts. Thank you, thank you, Vanita, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. थोड़ा सा व्यवस्था रही जो जरा सा सब लोग नहीं मिल पाए, मतलब भारद्वाज जी के लिए थोड़ा सा, तो सब हो गया, मैंने ठीक हो गया। पहले ही अफेयर्स थे हमारे, सही हो गया। ठीक है, फिर मीटिंग क्लोज करते हैं। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। ओके मैम, ओके मैम। Leave.